কি খবর বন্ধু? আপনি কেমন আছেন? আমি জানি পশ্চিম বাংলায় মানচিত্রে বিলম্ব আছে, কিন্তু WBPCS 2021 দুটা মানচিত্র রিলেটেড প্রশ্ন ছিল। একটা ছিল কাংসাবাতি ড্যাম বাঁধ, সেকেন্ড ছিল সংকোচ রিভার মেকিং বাউন্ডারি বিটুইন আসাম অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই দুটো কোয়েশ্চেন আগের क्लास থেকে এসেছে। सो देर इज़ नो लॉस। सो नाउ टुडे हम लोग आज लोग क्या शुरू कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल की मैपिंग कर रहे हैं। अब आपको बताएं, नॉर्थ ईस्ट में हमने हिस्ट्री इंक्लूड की थी, लेकिन आगे के जो स्टेट्स हैं वहाँ हिस्ट्री इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे तो पूरा जीएस हो जाएगा, 2-3 साल लग जाएगा, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो मेन लैंड का जो हिस्ट्री है इधर का सारे का, वेस्ट बंगाल तो आप समझ ही रहे हैं इसकी हिस्ट्री क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, यूनिकनेस देखेंगे, फिजियोग्राफी देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, इकॉनमी देखेंगे, एनवायरमेंटल स्पेसिस, डेमोग्राफी और कल्चर देखेंगे। अगर हम लोग सबसे पहले उसकी बात करें बाउंड्री की, तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री किस किस से मिल रही है, तो आप खुद ही मैप देखिए। पहले तो आपने पढ़ ही लिया था कि वेस्ट बंगाल की बाउंड्री की अगर बात करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल बाउंड्री देखते हैं, और वो भी नॉर्थ में देखते हैं। तो ये पूरा रेड वाला वेस्ट बंगाल है। ये जो एरिया है ये भूटान का है। इसके एडजॉइनिंग जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वेस्ट बंगाल को, चूँकि ये हिमालयन फूट हिल्स है, तो इसको हम लोग चूँकि एक एज ए गेटवे है, तो इसको हम लोग दुआर रीजन बोलते हैं। यहाँ पे टी की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, पूरा एरिया जो है, इसीलिए असम में भी इसी एरिया में टी की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होगी, और इसीलिए असम जो है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है। तो ये पूरा जो है दुआर रीजन है, बड़ा सुंदर सा रीजन है। तो दुआर बेल्ट में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री टच करती है। इंटरनेशनल अगर बात करें तो भूटान के लिए थोड़ा सा, फिर ये तो नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कह सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें तो ये वाला नेपाल है। तो नॉर्थ बंगाल का एरिया एक तरफ भूटान से टच कर रहा है, एक तरफ नेपाल से टच कर रहा है। भूटान से टच कर रहा है ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कहें तो वो नेपाल से टच कर रहा है। अपर वाला पोर्शन दार्जिलिंग का पोर्शन है ये। एक बात तो ये होगी। उसके अलावा ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे, ये पूरा एरिया ये आपके बांग्लादेश के साथ टच करता है। ऑब्वियसली डिवीजन से बना है, तो ये पूरा पहले तो एक ही एरिया था, हमारा था, बट कंट्री डिवीजन हो गई, नहीं तो ये हमारा पूरा एरिया होता। तो बांग्लादेश के साथ टच करता है, और इसी लंबे बाउंड्री के कारण बांग्लादेश की बॉर्डर जो है इंडिया के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर बन जाती है किसी कंट्री की। ठीक है, ये तो हो गए 3 जो हो गए इसके इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गई। अब स्टेट का क्या, स्टेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे असम है, असम की बाउंड्री है, मतलब ये पूरा एरिया असम है, तो असम से टच कर रहा है। यहाँ पे संकोच रिवर ऐसे फ्लो करती है और जाके वो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र ऐसे आएगी, संकोच फ्लो करेगी। ये वेस्ट बंगाल PCS 2021 का क्वेश्चन है। ओके, एक तो ये हो गया, तो असम से टच किया, कहाँ पे, ईस्ट में कह सकते हैं आप, है ना, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद चले आइए, ये जो एरिया है ये सिक्किम, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिला है। यहाँ पे दार्जिलिंग है, ये वाला दार्जिलिंग है, और इधर वाला कालिम्पोंग है। तीस्ता रिवर फ्लो करके यहाँ पे गिरती है ना अंदर वेस्ट बंगाल में, और फिर फ्लो करके वो भी जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। ओके फाइन, सो दिस इज़ डन। नाउ दिस इज़ बिहार। पहले पूरा बिहार एक था तो एक ही बाउंड्री आती थी। अब तो चूंकि बिहार और झारखंड डिवाइड हो गए हैं, तो एक बिहार की बाउंड्री आएगी, एक झारखंड की बाउंड्री आएगी। इधर आपका अभी तक क्या हो गया, असम हो गया, और ये क्या हो गया, सिक्किम हो गया। फिर लोअर में चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये उड़ीसा का बॉर्डर, और यहाँ पे सुवर्ण रेखा रिवर फ्लो करती है, आती है झारखंड से, वेस्ट बंगाल को कट करती है, और ऐसे निकल के जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा हुगली में नहीं मिलती, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये हो गई इसकी स्टेट के बाउंड्री की मैपिंग और इंटरनेशनल मैपिंग। अब ज़रा कुछ यूनिक चीज़ें देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। क्या है, हर स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, यहाँ भी है। सबसे पहले तो यही यूनिक आ जाएगा कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। जब मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 स्टेट बताए थे जहाँ से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एक था मिजोरम और दूसरा था त्रिपुरा। नाउ द थर्ड स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का यहाँ पे 4 जिला है, नादिया है, बर्धमान है, उसके बाद बांकुरा है और पुरुलिया है। उसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ चली जाएगी, झारखंड में चली जाएगी, लोहरदगा रांची के एरिया में, वो अगले वाले में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और क्या यूनिकनेस है, देखिए इस एरिया में ना, यहाँ पे जो कोलकाता देख रहे हैं, यहाँ से हुगली रिवर ऐसे फ्लो करके नीचे जाती है। बहुत सालों पहले कोलकाता में पोर्तुगीज़ के टाइम से, बहुत पुराने टाइम से पोर्ट बना दिया गया, कोलकाता पोर्ट। तो ये रिवर पे सिचुएटेड है, और रिवर पे सिचुएटेड होने का नुकसान भी होता है, इसमें टाइडल बोर्स आते हैं, मतलब अंदर से समुद्र का पानी जो होता है कभी कभी ऊंचा चला जाता है। और 100 साल पहले तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक बार हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। 7-7 फीट का टाइडल बोर आता है यहाँ पे, है ना। तो
अनस्टेबल होता है। कई शिप, छोटी छोटी शिप कभी कभी जो है डगमगा कर डूब भी जाती है, छोटे छोटे नाव। तो ये हो गया कोलकाता का ये एरिया। ये कोलकाता पोर्ट है जो कि रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये एक रिवराइन पोर्ट है। उसकी खासियत है कि ये इंडिया का ओनली रिवराइन पोर्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडिया का कौन सा पोर्ट है जो कि टाइडल पोर्ट है, ओनली टाइडल पोर्ट, कौन सा पोर्ट है? वेस्ट बंगाल में नहीं है, ठीक है, टाइडल पोर्ट बताइए। तो ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? कोलकाता पोर्ट। दूसरी बात खासियत ये कि इंडिया का मेजर पोर्ट की बात करें अगर, देखिए एंशियंट पोर्ट बहुत पहले से है, माइनर पोर्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर रिकग्नाइज पोर्ट अगर बोलें तो ओल्डेस्ट इंडिया का वो कोलकाता पोर्ट ही है। कोलकाता में पोर्ट में आपको दो जगह फोकस करना है। एक तो यहाँ पे देखिए कोलकाता सिटी के पास ही है हुगली रिवर पे, और हुगली का जहाँ पे माउथ खुलेगा ना यहाँ सी में, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे हल्दिया है। हल्दिया पोर्ट जो है सी में सिचुएटेड है। तो कोलकाता पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया और ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया, इसकी एक खासियत हो गई। फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं तो ये है साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसके ऊपर नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा बीच में कोलकाता है ऐसे। तो ये जो साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट है ना, आप देख रहे हैं ऐसे धाराएं निकल रही है, रिवर्स निकल रही हैं, सॉल्ट वाटर मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे मैनग्रोव का फॉरेस्ट है, और मैनग्रोव का फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि अकेला साउथ परगना 24 डिस्ट्रिक्ट, ये नाम ही है साउथ 24 परगना, ओके, ऐसा ही नाम है। तो साउथ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अकेले इंडिया के मोर देन 41% मैनग्रोव फॉरेस्ट सिचुएटेड है। तो वेस्ट बंगाल तो हो ही गया एक नंबर पे मैनग्रोव में, उसमें भी अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अकेले 41.85% मैनग्रोव फॉरेस्ट यहीं पे है, सुंदरबन फॉरेस्ट, ओके। अच्छा, बंगाली लैंग्वेज की बात करें, 8th शेड्यूल में है, रिकग्नाइज है 22 में। तो आपको पता है इंडिया में हिंदी के बाद मोस्ट जो बोली जाती है लैंग्वेज वो बंगाली है। दूसरी बात, चूंकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो वर्ल्ड लेवल पे भी 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड जो है, नेटिव की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कंप्लीट कलेक्ट जोड़ के 6th नंबर पे बंगाली ही है, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कोलकाता ब्रिटिश कैपिटल था 1911 तक, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट किया गया था, और फाइनली दिल्ली में जो है उद्घाटन किया गया था जो कैपिटल का, वो 1931 में हुआ था। दिल्ली शिफ्ट हो गया था 1911 में, उसके बाद उसको बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। न्यू दिल्ली जो कैपिटल बनी वो 1931 में बनी, लेकिन 1911 के बाद कैपिटल शिफ्ट कहाँ हो गया था? दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल वगैरह जानते हैं, वो भी कोलकाता की फेमस जगह है, सब कोई जानता है, इतना क्या बताऊँ। देन वेस्ट बंगाल ने रिसेंटली उत्तर प्रदेश को ओवरटेक कर दिया है, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया वेजिटेबल्स का। इसके पहले उत्तर प्रदेश था, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस रहता था, अभी इसने काफ़ी ओवरटेक कर लिया। क्यों होगा? इतनी सारी रिवर फ्लो करती हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी, दामोदर, ये आपकी स्वर्ण रेखा, ये सारी इतनी सारा रिवर फ्लो करती है ना कि एलुवियल सॉइल है पूरा ऑलमोस्ट, और एलुवियल सॉइल में वेजिटेबल, जूट, राइस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जूट के कल्टीवेशन की बात करें तो उसमें ये पूरे इंडिया में फर्स्ट स्टेट है। जूट की इकॉनमी हालांकि ख़राब हो रही है क्योंकि प्लास्टिक रिप्लेस कर रहा है जूट को, लेकिन अब फिर से चूँकि ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल की बात होने लगी तो जूट की इंडस्ट्री को फिर से बढ़ावा मिला है। आज़ादी के बाद इंडिया का जूट का बहुत सारा एरिया जो बांग्लादेश में चला गया, बाकी यहाँ पे सिचुएटेड है, थोड़ा बहुत असम वगैरह में भी होता है जूट का। जूट को एक्चुअली रिवर चाहिए, है ना, पानी चाहिए जूट को, तो इसलिए इन एरिया में काफ़ी जो है जूट की कल्टिवेशन फेमस है। एनीवे, राइस के कल्टीवेशन में जो है आपका वेस्ट बंगाल ही एक नंबर पे, याद रखिएगा। ओवरऑल वर्ल्ड में राइस का प्रोड्यूसर कौन है? टॉप चाइना है। राइस का एक्सपोर्टर कौन है? टॉप इंडिया है। और अगर स्टेट की बात करें इंडिया की तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का? वेस्ट बंगाल। 2 सीजन राइस कराई जाती है यहाँ पे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ये तराई रीजन में, यहाँ पे दुआर रीजन में यहाँ पे टी की कल्टिवेशन होती है। तो 1 नंबर पे तो आपका असम है, लेकिन 2nd नंबर पे टी का कल्टिवेशन वेस्ट बंगाल में ही होता है सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग टी जो आप सुनते हैं, चूँकि दार्जिलिंग यहाँ पे सिचुएटेड है नेपाल बॉर्डर के पास, सिक्किम बॉर्डर के पास, तो दार्जिलिंग टी जो है तो वो तो वेस्ट बंगाल की ही है। स्टेट का एनिमल, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सोचेंगे कि टाइगर होगा, नहीं है। स्टेट का एनिमल फिशिंग कैट है। फिशिंग कैट मैंने आपको पिछले लेक्चर में कवर करा दिया, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट एनी मोर, बट फिशिंग कैट जो है वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है, न कि बंगाल टाइगर। देन बंगाल टाइगर क्या है? टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो। अच्छा, बात करें कोल माइनिंग की, तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में कोल फील्ड जो है वो झारखंड के यहाँ पे सिचुएटेड है, धनबाद है। यहाँ पे धनबाद में झरिया कोल फील्ड। लेकिन जब माइनिंग की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे ये दामोदर वैली के पास यहीं पे रानीगंज का एरिया है। यहाँ पे ये एरिया जो देख रहे हैं यहाँ पे रानीगंज नाम की जगह, सबसे पहले कोल फील्ड, सबसे पहले माइनिंग की शुरुआत 1774 में इंडिया में यही दामोदर यहाँ पे फ्लो करती है। तो दामोदर की वैली में कोल फील्ड की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले तो वो रानीगंज कोल फील्ड से ही हुई थी। अभी हालांकि आपका झारखंड 1 नंबर पे, यहाँ पे दामोदर ऐसे फ्लो करती है, झारखंड से आती है, मेरे धनबाद से,
मैं जाता हूँ भी घूमने, और ऐसे जाके जो है ऊपर से आती हुई हुगली में मिल जाती है। ये जो एरिया है ये पूरा दामोदर का वैली है, तो वहाँ पे सबसे पहला कोल फील्ड शुरुआत हुआ था। ये हो गई इसकी बातें यूनिकनेस की। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं बंगाल में? तो देखिए, बंगाल में 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पहला मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, जो लिखा है वो लिखा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, लेकिन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इंडिपेंडेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। इंडिया में कई सारे माउंटेन रेलवेज हैं, टॉय ट्रेन्स हैं, माउंटेन्स में चलते हैं, उन सब के कंबाइंड ग्रुप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है। तो उसमें से कंबाइंड ग्रुप में से एक जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ऐसे एग्जांपल ली कार्बोजियर के जो आर्किटेक्चर के वर्क होते हैं, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जितना वर्क किया उस सारे को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है। और इंडिया में भी जो है उन्होंने आपका चंडीगढ़ पे काम किया है, तो आप वो सब देख सकते हैं। बट अभी अगर हम बात करें माउंटेन रेलवे की, तो इंडिया के कौन कौन से माउंटेन रेलवे को कंबाइंड ग्रुप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया? एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, अभी आपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट देखा, वहाँ पे ज़मीन से ऊपर जाने के लिए पहाड़ों पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसकी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, मैं चढ़ा भी था वहाँ पे, मज़ा आता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। फिर आप साउथ में तमिलनाडु चले जाइए, नीलगिरी हिल्स में, नीलगिरी में भी नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, तो वो भी इसी ग्रुप में है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। आपको पता है ना, शिमला अगर आपको जाना होगा तो कालका शिमला रेलवे चलती है, ये जो माउंटेन रेलवे है ये भी आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये 3 हो गई, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने इंक्लूड कर दी है कि महाराष्ट्र का माथेरन करके जो हिल स्टेशन है वहाँ पे भी रेलवे चलती है। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में तो नहीं है, लेकिन यूनेस्को ने उसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया। तो बात करें कि माथेरन कहाँ है, तो वो वेस्टर्न घाट में आ जाएगा। अगर बात करें नीलगिरी की, तो वो भी वेस्टर्न घाट में आ जाएगा। अच्छा, कालका शिमला और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस में आ जाएंगे? ये दोनों जो हैं हिमालयस में आ जाएंगे, ठीक। माथेरन को लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी मिला नहीं है, टेंटेटिव लिस्ट में है। दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है यहाँ पे, वो बड़ा यूनिक है। मैंने ऐसी पिक्चर डाल दी है कि यहाँ पे देखे तो आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाए ना। ये डियर देखिए, ये टाइगर देखिए, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट देखिए, राइट। यहाँ पे क्रोकोडाइल भी होगा किसी पिक्चर में, आप देख लीजिए। नहीं दिख रहा होगा तो मान लीजिएगा कि क्रोकोडाइल बैठा हुआ कहीं पे, मान लीजिएगा, अज्यूम कर लीजिएगा। कुछ बर्ड्स वगैरह हैं, ठीक। ये जो देख रहे हैं ये पे हनी है, क्यों? क्योंकि सुंदरबन से हनी का बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रैक्शन होता है। ट्रीज़ के पास लोग जाते हैं और हनी बीज को हटा के हनी निकालते हैं। तो ये सारे पिक्चर ऐसे इंक्लूड कर दें, थोड़ा क्लैरिटी रहे। तो दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपके वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है वो सुंदरबंस नेशनल पार्क है। अब ये सुंदरबन नेशनल पार्क की अजीब सी खासियत है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और वो भी यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ना उसमें रिकॉग्नाइज्ड है। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ये एक नेशनल पार्क है, इसमें कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं सबको मिला के, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में तो कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी। साथ ही साथ ये रामसर साइट भी है, वेटलैंड भी है, रामसर साइट से रिकॉग्नाइज, और साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, WNBR में, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, सुंदरबन है कहाँ पे? यही जो नीचे अभी आपने देखा था मैप, तो मैप में आपने देखा कि ऊपर से फ्लो करती है ये सारी रिवर्स, है ना, हुगली वगैरह आके जो है हल्दी रिवर वगैरह मिक्स के आके यहाँ पे करती है, कुछ रिवर इधर भी आती हैं, ऐसे करके पूरा जो जंजाल बनता है। और ये बांग्लादेश में भी ऐसा बनता है। बांग्लादेश में जो ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र आ रही है वो जमुना कहलाती है, उसमें गंगा मिलती है, गंगा जो बांग्लादेश में जाती है आर्म, उसको पद्मा कहते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं। और फिर बराकर रिवर आपके नॉर्थ ईस्ट से आती है, मेघना आती है, लास्ट में जो है मेघना रिवर यहाँ फ्लो करती है। ये पूरा 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 सुंदरबन का इकोलॉजी एक ही है, बट कंट्री के डिवीजन के बाद डिवाइड हो गया। एक अंग्रेज ऑफिसर ने इसकी जो डिमार्केशन की थी, ये वेस्ट बंगाल PCS 2021 का क्वेश्चन था कि किसने की थी, वो आपको नहीं जानना है UPSC के लिए। तो ये यहाँ पे पूरा हुगली रिवर का जो डेल्टा बनता है, डेल्टा मतलब क्या, हुगली रिवर अपना मिट्टी लेकर आ रही है, मिट्टी लेकर आ रही है, ऊपर से सिल्ट मिट्टी लेकर आ रही है, और नीचे समंदर है, तो क्या होता है, तो रिवर जो है कई ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। खास करके अभी आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये वाला छोटा आइलैंड आपको दिख रहा है, इसको याद रखें, इसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। ये जो आइलैंड है ये गंगा सागर आइलैंड है, इसके अलावा लुथियन आइलैंड है, हेलिडे आइलैंड है, बट ये गंगा सागर आइलैंड पे ना मकर संक्रांति के दिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, गंगा सागर मेला। तो ये सारे जो है उसी के कारण मिट्टी ऊपर से जो आई है, तो उस तरह के आइलैंड बन गए हैं ढेर सारे ना, कट कट के। उसके कारण क्या है, पूरा वाटर भी जो है मतलब वहाँ का आसपास का बहुत साल्टी हो गया, एग्रीकल्चर के लिए ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, और लैंड डिग्रेडेशन वगैरह तो हो ही रही है। एक्चुअली क्या था ना कि पहले बहुत ज़्यादा सिल्ट होता था हुगली का, तो ये पोर्ट जो कोलकाता का आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पोर्ट स्टेबल नहीं रहता था, क्योंकि सिल्टिंग हो जाती थी, पूरा भर जाता था, हर साल ड्रेजिंग करवानी पड़ती थी। फिर क्या हुआ कि काफ़ी पहले, कई सालों पहले, यहाँ से क्या होता है, गंगा फ्लो करके बांग्लादेश जाती है, तो यहाँ पे एक डैम बनाया गया, फरक्का बराज बना दिया गया। और फरक्का बराज से क्या किया गया कि ऐसे तो हुगली नॉर्मली आती थी, लेकिन उसमें और ज़्यादा पानी हमने डाइवर्ट किया।
अब डाइवर्ट के करने के कारण क्या होता है ना, यहाँ पे कोलकाता में सिल्टेशन नहीं होती है और ड्रेजिंग बहुत नहीं करानी पड़ती है, तो बांग्लादेश को पानी तो कम हुआ, तो बांग्लादेश नाराज़ हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो वो चल ही रहा है अभी तक विवाद दोनों का। तो इसलिए फ़र्क का बराज बनाया ही गया था कि नीचे का जो है ज़्यादा सिल्टिंग ना हो, ड्रेजिंग ना करवानी पड़े। तो हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल से लेके पूरा एरिया देखेंगे जब उसका सुंदरबन का, तो इंडिया में एक तरफ हुगली रिवर है, यहाँ से शुरू होगा, और जो बांग्लादेश है वहाँ पे एक बालेश्वर रिवर है, वहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, फेमस है ये बंगाल टाइगर के लिए, राइट। उसके अलावा कई बर्ड, रेप्टाइल, इन्वर्टिब्रेट स्पेसीज यहाँ पे होता क्या है, फिशिंग होती है, श्रिम्प का कल्टीवेशन होता है, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गया था 1987 में, और रामसर साइट इसको घोषित कर दिया गया 2019 में। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में जो है यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसमें भी इसको 1989 में इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक, यूनेस्को का वो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व अलग प्रोग्राम है, याद रखें। चलिए थोड़ा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट फिर से देख लेते हैं। तो देखिए नेशनल पार्क तो आपको याद रखने हैं, नेशनल पार्क आपको याद रखने सबसे पहले मैंने आपको बताया था, याद है। चलिए थोड़ा इस मैप को मैं क्या करता हूँ, जूम कर लेता हूँ आपके लिए, है ना। जूम कर लिया मैंने, जूम किया मैंने, तो याद है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेपाल की जो बॉर्डर है ना, मैंने बताया था ना, ऊपर तो यहाँ पे कंचनजंगा है, वो सिक्किम में पड़ती है यहाँ पे, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे जो नेपाल की बॉर्डर है वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ बताई थी आपको मैंने, सिंगलीला माउंटेन्स, है ना। ये सिंगलीला माउंटेन्स जो है ना, वहीं पे दार्जिलिंग के बॉर्डर पे सिंगलीला नेशनल पार्क है, तो ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद चले जाइए दार्जिलिंग के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोंग, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है सिक्किम के साथ बॉर्डर ऐसे शेयर करेंगे दोनों, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग। कालिम्पोंग की पहाड़ियों पे, ऊंचाइयों में यहाँ पे नेवरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड है, नेवरा वैली। अब नेवरा वैली नेशनल पार्क की खासियत है, ये भूटान का एक एरिया के साथ जो है, यहाँ पे भूटान के साथ से बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेवरा वैली जो है भूटान के साथ जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है, याद रखिएगा। ऊपर जो है यहाँ पे भूटान पड़ेगा, है ना, मैप देखा होगा आपने। फिर उसके बाद वहीं पे नॉर्थ बंगाल में चले जाइए तो गोरुमारा नेशनल पार्क है, ये जलपाईगुड़ी में है। मैंने बताया ना आपको, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को मिला के यहाँ पे एक सिटी बनती है, उसका नाम सिलीगुड़ी है। तो जलपाईगुड़ी में आपका है गोरुमारा नेशनल पार्क। नेवरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, कालिम्पोंग में, एक छोटी सी रिवर बहती है यहाँ पे नेवरा। और सिंगलीला नेशनल पार्क आपके दार्जिलिंग में। तो 3 नेशनल पार्क हो गए नॉर्थ बंगाल में, बाकी और 2 यहाँ पे नॉर्थ बंगाल में ही हैं। अलीपुरद्वार जिला जो है, अलीपुरद्वार क्यों पड़ा, क्योंकि ये द्वार रीजन है ना, अलीपुरद्वार रीजन जो है वहाँ पे 2 नेशनल पार्क, एक तो है जल्दापारा नेशनल पार्क, और उसके बाद कौन सा, देखिए याद रखिए, सबसे पहले सिंगलीला पड़ेगा, उसके बाद नेवरा वैली पड़ेगा, उसके बाद जलपाईगुड़ी में पड़ेगा गोरुमारा, उसके बाद अलीपुरद्वार में जल्दापारा, और अलीपुरद्वार में एक और नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको कि टाइगर रिजर्व बना दिया गया है, और वो कौन सा है, बक्सा टाइगर रिजर्व। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली बक्सा हो जाएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कूच बिहार में कोई जो है अलग से कंजर्वेशन एरिया नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह का देखेंगे। एनीवे, ये हो गए सारे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। वेस्ट बंगाल में बस 6 नेशनल पार्क हैं, सारे के सारे नॉर्थ में। एक लास्ट जो है वो सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एमएबी में रिकॉग्नाइज्ड है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ ही साथ रामसर साइट भी। छोटा सा साइन जो आप देख रहे हैं ये मैंने रामसर साइट के लिए बनाया। वेस्ट बंगाल में एक और रामसर साइट है, वो है कोलकाता में सिचुएटेड ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स रामसर साइट। इस ईस्ट कोलकाता रामसर साइट में कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए 2016 में ये घोषणा हुई थी, किसकी तरफ से, रामसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कराया जाना था 2017 में, तो वहाँ पे किसको मिला, ध्रुव ज्योति घोष को। ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा हुआ था हर जगह, ध्रुव ज्योति घोष को ईस्ट कोलकाता के वाइस यूज़ के लिए। और ये लुक हॉफमैन अवार्ड उनको IUCN का होता है, ये वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, तो उसमें दिया गया, सम्मानित हुए। ठीक, तो ये है ईस्ट कोलकाता की बात। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड की अगर बात करें ना, तो ये है क्या, एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल और मैन मेड वेटलैंड का, ठीक है। तो दिस इज़ नेचुरल एट द सेम टाइम मैन मेड टू। और इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखिए, पूरा का पूरा जो कोलकाता के सीवेज जाता है ना, उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे जो है जो मछली पालन वगैरह भी होता है सारा, देखिए सीवेज से पानी निकला और उससे जो है एक्वाकल्चर चल रही है, मछली पालन चल रहा है। इसको रामसर साइट जो है काफ़ी पहले बना दिया गया था 2002 में। इनफैक्ट कहते हैं कि ये लार्जेस्ट सीवेज फेड एक्वाकल्चर यहाँ पे होती है पूरे वर्ल्ड में। चलिए अब थोड़ा, चूँकि नेशनल पार्क तो आपको जानने तो सारे, तो उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अगर बात करें सबसे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क की, तो सुंदरबन नेशनल पार्क तो ऑब्वियसली मैनग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है ना।
वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेस है ये आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और स्पेसीज फेमस है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। स्पेसीज तो देखिए बहुत सारी यहाँ पे हैं, बहुत तरह के आपको जो यहाँ पे टर्टल वगैरह के स्पेसीज मिलेंगे, टॉर्टोइस का मिलेगा, बट उतना मत जानिए। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और जो टाइगर को याद रख लीजिए, बंगाल टाइगर को, इसके लिए ये बड़ा फेमस है ना। बाकी मैंने जो मिलते हैं और स्पेसीज बता दिए। ऑलिव रिडली टर्टल जो आप उड़ीसा में फेमस सुनते जो आता है नेस्टिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, ऑलिव रिडली टर्टल चूँकि बे ऑफ बंगाल है तो यहाँ तक भी आ जाएगा, है ना। रिवर टेरापिन है, गैंजेटिक डॉल्फिन तो ऑब्वियसली गंगा की बात है तो थोड़ा बहुत मिलेगा ही। हॉक्सबिल टर्टल, ये हॉक्सबिल टर्टल और दूसरा जो रिवर टेरापिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये हॉक्सबिल टर्टल है, इसका IUCN स्टेटस जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका रेंज देखिए, है ना, पूरे वर्ल्ड में ऐसे फैला हुआ बड़े एरिया में। अब देख सकते हैं थोड़ा मतलब ट्रॉपिकल वाटर में ही आपको दिख रहा है ये। वो तो टर्टल था, ये नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है, ये टॉर्टोइस, ये क्या है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नॉर्दर्न रिवर टेरापिन बोलेंगे तो रिवर टेरापिन जो बात कर रहे थे। और ये उड़ीसा में भी आएगा, ऑलिव रिडली सी टर्टल। ऑलिव रिडली टर्टल जो है ये वल्नरेबल में है। ये ऑलिव रिडली का जो है ना मैप है पूरे वर्ल्ड में, देखिए तो ये भी ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको मिलेगा, राइट। ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पे मेजर नेस्टिंग ग्राउंड है ये उड़ीसा के पास, बाकी थोड़ा आंध्र प्रदेश के पास भी है ना, बाकी श्रीलंका वगैरह के पास, समझ गए। थोड़ा बहुत देखिए गुजरात की साइड भी, महाराष्ट्र के साइड भी जा रहा है। तो ये हो गया आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। अब चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, दार्जिलिंग का सिंगलीला नेशनल पार्क, राइट। तो सिंगलीला नेशनल पार्क, देखिए सिंगलीला नेशनल पार्क क्या है ना कि यहाँ पे दार्जिलिंग की सबसे ऊंचाई की पहाड़ियाँ यहीं पे लोकेटेड है। उन पहाड़ियों को हम लोग बोलते हैं, आपको पता है क्या, संदकफू, हाईएस्ट पीक है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे क्या नाम है, सिंगलीला नेशनल पार्क के पास क्या है, संदकफू। लोग जो ट्रेकिंग करने जाते हैं ना वेस्ट बंगाल में तो दार्जिलिंग के बाद यहीं जाते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल वगैरह भी होने लगता है कभी कभी। तो संदकफू जो है वहीं पे लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल, सिंगलीला नेशनल पार्क के पास। और संदकफू भी किसका पार्ट हुआ, सिंगलीला रिज का पार्ट हुआ, राइट, जिसके ऊपर कंचनजंगा आएगा, बॉर्डर पे है, किसके, नेपाल के बॉर्डर पे बिल्कुल। तो चूंकि आप खुद ही देख रहे हैं सिंगलीला नेशनल पार्क की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पैंगोलिन के स्पीसीज मिलेंगी, रेड पांडा मिलेगा। रेड पांडा पहले डिस्कस कर दिया, तो सिंगलीला नेशनल पार्क में ना यहाँ पे रेड पांडा भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है ना, तो रेड पांडा मिलेगा। बार्किंग डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड कैट वगैरह मिलेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ना। उसके बाद अगर जाएंगे तो आपको नेवरा वैली नेशनल पार्क मिलेगा, कहाँ पे, कालिम्पोंग में। तो कालिम्पोंग में जो नेवरा वैली नेशनल पार्क है उसकी अगर बात करें तो देखिए कि वो क्या है, ईस्ट बाय वेस्टर्न भूटान एंड सिक्किम। ईस्ट में किससे है, यहाँ पे ईस्ट में क्या आया, ये पे भूटान आएगा, ऐसे भूटान आएगा, तो भूटान से बॉर्डर्ड है। और ऊपर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये ऊपर का एरिया सिक्किम का है। तो ऊपर नॉर्थ में बात करें तो नेवरा वैली नेशनल पार्क किससे जुड़ा हुआ है, नॉर्थ में जुड़ा हुआ है वो आपके सिक्किम से। और अगर बात करें ईस्ट में तो भूटान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड मिलेगा, साथ ही साथ फिर से रेड पांडा मिलेगा। और रेड पांडा के लिए नेवरा वैली नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रेड पांडा के लिए नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिक्किम से जुड़ रहा है, वहाँ पे रेड पांडा बहुत मिलेगा। स्लॉथ बियर, गोल्डन कैट, मस्क डियर भी मिलेगा, भूलिएगा मत। मस्क डियर बस उत्तराखंड में ही नहीं होता, चूँकि एल्टीट्यूड बढ़ रही है, तो फिर नेवरा वैली नेशनल पार्क में भी आपको मस्क डियर घूमता हुआ मिल सकता है। ठीक हो गया, नेवरा वैली हो गया, सुंदरबन हो गया, सिंगलीला हो गया। अब उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, जलपाईगुड़ी चले जाइए। जलपाईगुड़ी में क्या है, गोरुमारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है ना, मैं आपको जब रिवर की मैपिंग पढ़ाऊंगा ना, तो गोरुमारा नेशनल पार्क से ना यहाँ से ऐसे एक रिवर फ्लो करती है, उसका नाम है रैदक रिवर। तो याद रखें इस चीज़ को कि गोरुमारा नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो करती है, रैदक रिवर। और ये पता है आपको, गोरुमारा नेशनल पार्क में आपको 1 हॉर्न राइनो भी मिलेगा। एलिफेंट का रेंज में आपको पढ़ाऊंगा। ये पूरा जो एरिया है ना, ये एक एलिफेंट का लैंडस्केप है। आधा एरिया पड़ेगा वेस्ट बंगाल का और आधा एरिया पड़ेगा असम का। जब असम का लेक्चर पढ़ाया था तो बताना कि असम का एक एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे है और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल का एक एलिफेंट रिजर्व यहाँ है, और दोनों एलिफेंट रिजर्व मिला के क्या बनाते हैं, एक एलिफेंट का लैंडस्केप बनाते हैं। ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क में ऐसे तो 1 हॉर्न राइनो है, बाइसन है, एलिफेंट है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फेमस कोई अगर जगह है 1 हॉर्न राइनो के लिए, ऐसे तो असम फेमस है काजीरंगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर कोई फेमस है सबसे ज़्यादा तो वो जल्दापारा नेशनल पार्क है। ये रहा जल्दापारा नेशनल पार्क, ये वाला जल्दापारा नेशनल पार्क। कहाँ पे, अलीपुरद्वार में। खुद ही समझ सकते हैं, असम के बिल्कुल पास में है, द्वार रीजन में है। यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है ना, वो टोरसा रिवर फ्लो करती है। तो जो आपके फ्लो कर रही थी गोरुमारा नेशनल पार्क से, वो फ्लो कर रही थी रैदक, और यहाँ से जो जल्दापारा नेशनल पार्क से फ्लो कर रही है वो है टोरसा रिवर। तो टोरसा रिवर ऊपर से फ्लो करती है, रिवर का मैप दिखाऊंगा अलग से, चिंता मत करिए।
अगर काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद सबसे ज़्यादा कहीं पे वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है तो वो जल्दापारा नेशनल पार्क में ही है, बाकी एलिफेंट बाइसन यहाँ भी मिलेंगे। एक बंगाल फ्लोरिकन स्पेसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, आगे स्लाइड में है, उसको कभी कभी यहाँ पे देखा गया है, कहाँ पे, जल्दापारा नेशनल पार्क में। और लास्ट में बक्सा जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ये हो गया बक्सा। अगर बक्सा की बात करें तो बक्सा की भी खासियत है कि ये बिल्कुल जो अलीपुर द्वार में एकदम बॉर्डर पे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ना भूटान लोकेटेड है। भूटान का जो एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिस्पो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके साथ एडजॉइनिंग है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, कहाँ का, अलीपुर द्वार का, है ना। यहाँ पे भी आपको फिशिंग कैट मिलेगा, फिशिंग कैट यहाँ का जो स्टेट बर्ड है, लेपर्ड कैट, एशियन एलिफेंट, बोला ना पूरा एरिया ये एलिफेंट लैंडस्केप है, तो यहाँ पे एलिफेंट मिलेगा, इस बीच में नहीं मिलेगा एलिफेंट। फिर एलिफेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, झारखंड के साथ एक लैंडस्केप बनता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ, तो वहाँ पे मिलेगा। और फिर ऊपर मिलेगा, ऊपर जो है वो किसके साथ बन रहा है, असम के साथ। नीचे किसके साथ बनेगा, झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ, और इधर पीछे छत्तीसगढ़ के साथ, जिसकी कि बॉर्डर बंगाल से जुड़ती नहीं है। ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन आपको कहाँ पे मिलेगा आपके, अच्छा बंगाल फ्लोरिकन तो पहले करा दिया जल्दापारा में, हम लोग बक्सा कर रहे थे ना, तो बक्सा में आपने देख ही लिया, सांबर, बार्किंग डियर, ये सारी चीज़ें जो है, चीतल भी मिलेगा। ओके, सो ये हो गए इसके नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, रामसर साइट हो गए। अब जैसे जैसे स्टेट बड़े होते जाएंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बढ़ती जाएंगी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको सारी नहीं पढ़नी होती, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाऊंगा। और कई बार वेस्ट बंगाल में मैंने दिखा तो सारा दिया, लेकिन आपको सारा नहीं रटना है, प्लीज़ इसको इग्नोर करके जो 4 बताइए ना उसको बस सुन लीजिए। बाकी स्टेट में क्या करें, बाकी स्टेट में जो टाइगर रिजर्व है ना, वो वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कहीं रामसर साइड बन रहा है, ऐसा है तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे से अंडमान निकोबार में आपको 90 से ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएंगे, तो इतना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं एक बार नेमिंग कर दूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना नीचे वाला एरिया, ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे एक आइलैंड है, लुथियन आइलैंड, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो आइलैंड है यहाँ पे है हेलिडे आइलैंड, तो हेलिडे आइलैंड भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में ही आपका नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन के पास जो ईस्ट सुंदरबन, वेस्ट सुंदरबन, ऐसे करके भी कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है काफ़ी, सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पूरा का पूरा एरिया जो है सुंदरबन के बायोस्फीयर रिजर्व में आएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। ये एरिया जो आप देख रहे हैं नॉर्थ 24 परगनाज, ये तो साउथ 24 परगनाज में 3 जगह हो गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ 24 परगनाज में एक विभूति स्थान करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर ये चिंतामणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंतामणि का बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलकाता में लोकेटेड है, छोटा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर ऊपर चले जाइए पूर्वी बर्धमान करके, जिला बर्धमान करके, वहाँ पे रामना बगान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और फिर बगल में नादिया है जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से आई थी बांग्लादेश से, तो वहाँ पे बेतू दहारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बीरभूम जिले में लोकेटेड है। अगर नॉर्थ कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये साउथ दिनाजपुर है, तो नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेटेड है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। अकेले दार्जिलिंग में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। एक तो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे ना महानंदा रिवर पास से फ्लो करती है। महानंदा रिवर क्या है, दार्जिलिंग में बताता ना, दार्जिलिंग से निकलती है, ऐसे कट के आती है, 3 किलोमीटर बांग्लादेश में फ्लो करती है, फिर थोड़ा सा जो ऐसे जाती है बिहार में, 2-3 डिस्ट्रिक्ट टच करके, फिर से जो है वो जंप करके कहाँ आ जाती है आपके वेस्ट बंगाल में, फिर क्रॉस करके बांग्लादेश में जाके वो कहाँ से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। और जो उसकी एक आर्म जो बिहार में निकलती है उसको फुलहर रिवर कहते हैं। एनीवे, उसकी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दार्जिलिंग में 3 है, एक तो महानंदा के कारण महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है जोरे पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर बात करें यहाँ पे जो बीच का डिस्ट्रिक्ट है, ये बीच का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी में गोरुमारा नेशनल पार्क के आसपास ही 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं चापरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नीचे जो है पाकी बैटन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बर्ड के लिए बनाया गया पानी के बीच में। ये पाकी बैटन जो है लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके वेस्ट बंगाल का। तो सारे हो गए। अब 4 जो है इसमें से इंपॉर्टेंट है जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको देखनी है। दार्जिलिंग में जो नॉर्थ मोस्ट यहाँ पे लोकेटेड है, ये क्या है, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑब्वियस है, बहुत ऊपर का एरिया है, एल्टीट्यूड हाई है। हिमालयन ब्लैक बियर मिलेगा, जंगल कैट, बाकी हिमालयन फ्लाइंग स्क्विरल भी मिलेगा, बार्किंग डियर वगैरह, वाइल्ड पिग भी मिलेगा। तो सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिमाग में रहे कि ये दार्जिलिंग में लोकेटेड है। लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये सुंदरबन की एरिया में आइलैंड जो है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो सुंदरबन उसमें लोकेटेड है। यहाँ पे ना इस्टुअरिन क्रोकोडाइल मतलब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडली सी टर्टल, स्पॉटेड डियर, जंगल कैट, ये सारे आते हैं, इसलिए लोथियन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। महानंदा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि रिवर जो है वहाँ से है। महानंदा क्या है ना कि महानंदा यहाँ से ऐसे फ्लो करती है, और महानंदा
और उधर से जो सिक्किम से आती है तीस्ता, इन दोनों के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है आपका महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिचुएटेड बिटवीन महानंदा एंड तीस्ता रिवर इन तराई प्लेन्स ऑफ दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में यहाँ पे तराई एरिया है जो नेपाल के साथ एडजॉइनिंग है, तराई एरिया है जहाँ पानी जम जाता है। हिमालय से आने के बाद आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पत्थरों से निकल के जब पानी एक जगह जमा होता है किसी रिवर का हिमालय से निकल के, तो उस एरिया को तराई रीजन बोलते हैं। तो तराई बेल्ट में एक तरफ महानंदा फ्लो कर रही है ना, ऐसे करके, और एक तरफ आपकी तीस्ता ऊपर से आ रही है। बीच में जो जगह है दार्जिलिंग में, वहाँ पे लोकेटेड है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, खासियत ये है कि यहाँ पे एलिफेंट का कॉरिडोर है, और वो नेपाल से लेके जो है वेस्ट बंगाल से लेके यहाँ पे असम में, तो एक तो एलिफेंट का लैंडस्केप ऐसे बना था ना, और इधर नेपाल है, तो नेपाल से क्रॉस करके जो है ऐसे 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 जो यहाँ से जाते हैं, राइट। सजने काली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे क्यों डाला, ये भी आपके सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में आ जाएगा। यहाँ पे मातला रिवर और गुमडी रिवर, दो रिवर हैं, उनके कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है, याद ना भी रखे तो चलेगा। महानंदा की एक और खासियत है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कि ये बंगाल टाइगर यहाँ पे भी आपको मिलता है, सॉरी यहाँ पे महानंदा में भी इस लोकेशन में आपको बंगाल टाइगर मिलता है, उसके लिए फेमस है। बाइसन के लिए भी फेमस है महानंदा, याद रखें इस चीज़ को। ऐसे सुंदरबन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, आप देखेंगे कि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी। आपने सारे जो है टाइगर रिजर्व कहाँ देखा बताइए, टाइगर रिजर्व आपने पिछले मैप में देखा था, नेशनल पार्क की छोड़िए ना, टाइगर रिजर्व छोड़िए, पूरे के पूरे नॉर्थ को छोड़ दीजिए तो एक ही नेशनल पार्क यहाँ पे लोकेटेड है ना। ये टाइगर कहाँ जाएगा, या तो बांग्लादेश जाएगा नहीं तो इंडिया जाएगा। बांग्लादेश में कंजर्वेशन होती नहीं ठीक से, तो इंडिया ने कंजर्व भले किया, लेकिन चूंकि बहुत छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है टाइगर की, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत होता है यहाँ पे, और इनकी पॉपुलेशन गिर रही थी। बट अब जो है काफ़ी हद तक कंजर्वेशन अच्छा किया गया इंडिया की तरफ से। एलिफेंट कॉरिडोर की अगर बात करें तो इंडिया में मैं आपको पूरी तो एलिफेंट की जो है एलिफेंट रिजर्व की मैपिंग करा दूंगा। उसमें से नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत सारे एलिफेंट के लैंडस्केप मैंने कवर कर लिए थे, एलिफेंट के रिजर्व मैंने कवर कर लिए थे। मैंने आपको बताया कि अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल जो है 2 एलिफेंट लैंडस्केप, एलिफेंट रेंज बोलते हैं उसको, है ना, 2 एलिफेंट रेंज में लाई करता है। जो नॉर्थ बंगाल है वहाँ पे जो एलिफेंट रिजर्व है बंगाल का, उसको बोलते हैं ईस्टर्न दुआर्स एलिफेंट रिजर्व, और उसी से एडजॉइनिंग जो आसाम का एरिया है वो जो एलिफेंट रिजर्व है उसको बोलते हैं चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, ये पहले पढ़ा है। तो ये दोनों जो ईस्टर्न दुआर एलिफेंट रिजर्व ऑफ वेस्ट बंगाल एंड चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व ऑफ आसाम, ये दोनों जो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे रहेंगे, नॉर्थ में रहेंगे ना, नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल और असम के आसपास, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप, क्योंकि यहाँ पे मानस है। नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप एक एलिफेंट रेंज है, ये आपके नॉर्थ बंगाल और असम में लोकेटेड है। एंड व्हाट अबाउट दिस एलिफेंट रेंज, ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप, ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप में सेंट्रल में छत्तीसगढ़ के 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, एक है लेमरू और दूसरा है बदलाखोल। लेमरू और बदलाखोल छत्तीसगढ़ के 2 एलिफेंट रिजर्व, ठीक। और आपके मैंने नेमिंग की हुई है, उड़ीसा के यहाँ पे 5 एलिफेंट रिजर्व आ जाते हैं। उड़ीसा में 5 एलिफेंट रिजर्व है, मयूरभंज, ऊपर से नीचे पढ़ रहा हूँ, मयूरभंज, बैतामी, संबलपुर, महानदी, साउथ उड़ीसा, ये 5 एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा के जोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ का लेमरू और बदलाखोल जोड़ दीजिए। झारखंड में 1 एलिफेंट रिजर्व, और इस एलिफेंट रिजर्व का नाम है सिंहभूम, जहाँ पे जमशेदपुर लोकेटेड है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। और उसी के साथ बंगाल में एडजॉइनिंग जो एलिफेंट रिजर्व है ना, उसका नाम है मयूर झरना। कन्फ्यूज ना हो, मयूरभंज कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है, और मयूर झरना कहाँ पे है, बंगाल में है। तो मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व और झारखंड का सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व दोनों आसपास में लोकेटेड है। यहाँ पे क्यों लोकेटेड है, वहाँ पे छोटा नागपुर पहाड़ियाँ, ठीक। और बाकी उड़ीसा का भी जो 5 एलिफेंट रिजर्व मैंने दिखाया वो भी इसी लैंडस्केप में आता है, ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप में। तो ईस्ट में उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, और सेंट्रल में छत्तीसगढ़ का 2 एलिफेंट रिजर्व आ गए। ये 5 + 2 + 1 + 1, ये जो आप देख रहे हैं कितने हो गए, 9 एलिफेंट रिजर्व। ये 9 एलिफेंट रिजर्व मिला के ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप बनाते हैं एलिफेंट रेंज। एलिफेंट रिजर्व अलग चीज़ है, एलिफेंट रेंज अलग चीज़ है। इसमें पूरे में ये लोग जो है माइग्रेट करते हैं। और उससे कट ऑफ नॉर्थ में क्या है, ईस्टर्न दुआर और चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व मिला के क्या बनाते हैं, कौन सा एलिफेंट रेंज या लैंडस्केप, नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप, ठीक है। एक बार मैं सारे कंप्लीट करूँ तो मैपिंग कर दूँगा। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी हमने किया था, है ना। ओके, कुछ फेवरेट एनिमल की बात करें तो हिस्पिड हेयर पहले से डिस्कस होता जा रहा है, क्योंकि ये असम में भी था, तो वेस्ट बंगाल में भी है हिस्पिड हेयर, बिहार यूपी में भी है, तो ये डिस्कस कर दिया गया है। 1 हॉर्न राइनो तो हमने पिछले असम में अच्छे से पढ़ लिया, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है बंगाल टाइगर की, रॉयल बंगाल टाइगर या बंगाल टाइगर की। देखिए दुनिया में टोटल आज तक जो टाइगर के स्पेसीज है ना, 8 स्पेसीज रही हैं। उसमें से 8 में से जो है 3 स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वाइल्ड में, कैस्पियन, बाली और जामन,
तो इंडोनेशिया की साइड से 2 बाली और जावन एक्सटिंक्ट हो गए और एक कैस्पियन सी के आसपास वाला टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया। तो टोटल 8 थे, कितने बचे अब? 5 बचे, राइट। तो 5 में कौन कौन से हैं? एक तो बंगाल टाइगर जो कि इंडिया का है, दूसरा है साउथ चाइना टाइगर, तीसरा है इंडो चाइनीज, ये वियतनाम वगैरह वाले एरिया में आ जाएगा, चौथा है सुमात्रन, इंडोनेशिया वाले एरिया में आ जाएगा। तो इंडोनेशिया में बताइए कि मतलब पहले जावन, बाली और सुमात्रन 3 तरह के टाइगर थे, तो सुमात्रन बचा है, बाली और जावन एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये हो गया सुमात्रन। एक हो गया इंडो चाइनीज, इंडो चाइनीज मतलब CLMBT, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड वाला एरिया में। एक हो गया साउथ चाइना, है ना, एक बंगाल वाला, और एक होता है रशिया की साइड में बहुत बड़े साइज का पोलर एरिया में आपका साइबेरियन टाइगर। तो 5 टाइगर बचे हैं। अगर बात करें रॉयल बंगाल टाइगर की, तो ये जो है ऑब्वियसली नेटिव टू इंडिया है, और साथ ही साथ ये बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी मिलता है ना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी मिलेगा, वेरी ऑब्वियस। IUCN के स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है, इसके प्रोटेक्शन को काफ़ी किया गया। अगर आप चाहते हैं टाइगर के बारे में, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में अच्छे से जानना है, तो प्लीज़ आप जो है टाइगर कंजर्वेशन का कॉरिडोर का लेक्चर देख लीजिए, 1 आवर का है, उसमें जो पूरे अच्छे से कराया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी 1 आवर का लेक्चर है, जो पूरे मतलब कंप्लीट नॉलेज है आपको, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वगैरह की पूरी स्ट्रक्चर आपको जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा। बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल इंडिया का तो है ही, साथ ही साथ बांग्लादेश का भी है। कई लोगों को लगता है कि लायन है इंडिया का नेशनल एनिमल, नो, यू आर रॉन्ग। पिग्मी हॉक, ये पहले डिस्कस हो चुका था, ये मेनली असम में है लेकिन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। एशिया स्मॉल क्लाउड ऑटर, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है ना, इसको भी फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी डिस्कस हुआ था आपके अरुणाचल प्रदेश, असम वाले एरिया में। बंगाल स्लो लोरीज, ये भी डिस्कस हो चुका है। बंगाल फ्लोरिकन भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन बंगाल फ्लोरिकन को चूँकि अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने आपको नेशनल पार्क में पढ़ाया था, तो इसलिए यहाँ पे डालना था, तो डाला है। और अब चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ डाली आपके लिए कि ना, ये शंकर राय से लिया हुआ है कि स्टेट और लोकल टर्म ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव्स क्या होता है? जो कम्युनिटी अपने तरफ से जो कंजर्वेशन करती है, इसके पीछे कोई लॉ नहीं होता। कम्युनिटी जो है देवता देवी मान के, जो सैक्रेड मान के जो जंगलों को कंजर्वेशन करती है एनिमल का वहाँ पे, तो उसको सैक्रेड ग्रोव बोलते हैं। तो कई सारे स्टेट में हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे स्टेट में, और महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर जगह इसके नाम अलग अलग हैं। अगर वेस्ट बंगाल में बात करें सैक्रेड ग्रोव को, तो इनको बोला जाता है ग्रामथान, हरिथान, जाहेरा, साबेरी थान, है ना, और क्या है, संताल बुरी थान। संताल से कहीं ना कहीं लोकेटेड है, ओके, रिलेटेड है। अब वेस्ट बंगाल के रिवर को देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घबराइए मत, इसको देखकर सारे रिवर को हम लोग आराम से एक्सप्लेन करेंगे, और मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। लेकिन पहले नाम देख लीजिए। नॉर्थ में अगर हम लोग ईस्ट साइड से शुरुआत करें, तो सबसे पहली जो रिवर है वो संकोश रिवर है, उसके बाद रैदक रिवर है, उसके बाद टोरसा रिवर है, फिर उसके बाद ये क्या है, ये जल ढाका रिवर है 4, उसके बाद 5वें नंबर पे तीस्ता है, और ये जो छठा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये महानदी है। तो ये नॉर्थ की 6 रिवर हो गई, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं जूम करके बताता हूँ आपको सब रिवर के बारे में। अच्छा, ये चूँकि स्लाइड से बनाई गई है, तो आप कितना भी जूम करेंगे क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, ठीक है, तो इसलिए आप जूम करके आप भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये रिवर देखिए, संकोश रिवर दिख रही है आपको, संकोश रिवर, और ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे क्या है, असम है। तो असम और वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर बनाती है रिवर, वो संकोश रिवर है। और ये वेस्ट बंगाल PCS में आया था 2021 में क्वेश्चन, कि कौन सी रिवर जो है असम और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर बनाते। तो असम भी पड़ा था, तो उसमें मैंने हल्का सा इधर दिखा दिया था मैप देख के, बट ये मैप जो है पूरा रिसर्च पेपर से निकाला हुआ है, मैप्स ऑफ इंडिया वगैरह सारे गलत हैं, यहाँ पे जो मैपिंग है वो परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो संकोश रिवर यहाँ पे बॉर्डर बनाएगी, ठीक है, किसके किसके बीच में, एक तरफ आपका वेस्ट बंगाल और एक तरफ असम। लेकिन ये संकोश रिवर आती कहाँ से है? यहाँ पे सिचुएटेड है भूटान, है ना, भूटान में जो ये रिवर फ्लो करती है उसका नाम है मोचू, और जब ये आ जाती है आपके वेस्ट बंगाल में तो इसका नाम संकोश पड़ता है। फिर जाती कहाँ है ये संकोश? आप नीचे देख रहे हैं संकोश कहाँ जा रही है, ऐसे क्रॉस करके बांग्लादेश में चली गई। सॉरी, ये वेस्ट बंगाल का ही एरिया है, ये वेस्ट बंगाल का, सॉरी असम का यही एरिया है, वेस्ट बंगाल का नहीं। तो संकोश रिवर जो है ब्रह्मपुत्र से मर्ज कर जाती है, कहाँ पे, असम में। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ देखिए, संकोश रिवर में एक और रिवर आके मिल रही है, रैदक रिवर, जहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक कंजर्वेशन एरिया पढ़ाया था। तो रैदक रिवर जो है ये ऑलमोस्ट बाउंड्री पे ही वेस्ट बंगाल और असम के संकोश रिवर में मर्ज कर जाती है। ये रैदक रिवर भी जो है भूटान से आती है ना, वहाँ भी उसका कुछ और नाम है, जानने की जरूरत नहीं है। ये फाइनली जो है कहाँ चले जाएंगे, ब्रह्मपुत्र में जाके मर्ज कर जाएंगे, ये हो गए। उसके बाद टोरसा रिवर, यहाँ भी आपको एक कंजर्वेशन एरिया बताया था,
टॉर्सा रिवर यहाँ पे जो चुम्बी वैली है, चूँकि ऐसे भूटान का मैप बनेगा तो यहाँ पे भूटान टच नहीं होता, जो चुम्बी वैली पतली सी आती है ना तिब्बत की या चाइना की, टॉर्सा रिवर वहाँ से निकलती है, वहाँ पे उसका नाम आमोचू है, और ऐसे फ्लो करके जाके ये भी जो है ब्रह्मपुत्रा में मर्ज हो जाती है। ठीक, उसके बाद जल ढाका रिवर है। ये जल ढाका रिवर कहाँ से आ रही है? जल ढाका रिवर की ओरिजिन जो है ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना यहाँ पे, ईस्ट सिक्किम, वहाँ पे ओरिजिन, और जल ढाका फ्लो करके नॉर्थ बंगाल वगैरह से फाइनली वो भी ब्रह्मपुत्रा में मर्ज कर जाती है। फिर तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर में मैंने आपको बताया कि तीस्ता रिवर जो आती है आपके सिक्किम से आ रही है, और उसमें मर्ज कौन हो रहा है? रंगीत रिवर। सिक्किम में ही दोनों फ्लो करते हैं, तीस्ता और रंगीत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि तीस्ता और रंगीत कहाँ फ्लो करते हैं? सिक्किम में फ्लो करते हैं। वेस्ट बंगाल के जहाँ पे सिक्किम के साथ बाउंड्री है, जस्ट वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा तीस्ता बाजार नाम की जगह है, वहाँ पे तीस्ता में आपकी रंगीत मिल जाती है, आती है सिक्किम से, मिलती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद तीस्ता जो ऐसे फ्लो करेगी और ये भी जाके बांग्लादेश में मिल जाएगी ब्रह्मपुत्रा से। ठीक, वेस्ट बंगाल में सिंगालीला रिज के पास से, मतलब रिज से ही आपके जो आपके दार्जिलिंग जिला है, वहाँ से एक रम्मान रिवर जो निकलती है, वो बाउंड्री से फ्लो करते 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 जाके रंगीत में मिल जाती है ना, पहले सिक्किम में। तो रम्मान रिवर कहाँ? आपके दार्जिलिंग से निकल के सिक्किम के और वेस्ट बंगाल के बाउंड्री पे रंगीत से मिल जाती है। फाइनली रंगीत और जलदा का जो रंगीत और तीस्ता जो है एकदम बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल में मिल जाते हैं, तीस्ता बनती है, और तीस्ता नीचे जाके फ्लो करके ये भी मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। यहीं पे आपको ये जानना है कि ब्रह्मपुत्रा को हम लोग तो अपने एरिया में ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं असम में, बाकी अरुणाचल प्रदेश में एक और कोई नाम है, तिब्बत में कोई और नाम है। व्हाट अबाउट बांग्लादेश? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम लोग जमुना रिवर कहते हैं, खास करके जब तीस्ता मिल जाती है तो उसको हम लोग जमुना रिवर कहते हैं। तो ये हो गए आपके सारे नॉर्थ के रिवर्स हो गए। तो आप ऐसे समझे कि रम्मान रिवर, रंगीत रिवर और जो तीस्ता रिवर है ना, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर बना रहे हैं। इधर संकोच जो है आपके असम के साथ बॉर्डर बना रही है। नाउ कम टू दिस रिवर महानंदा। ऑरिजिन कहाँ पे है महानंदा की? महानंदा की और कुछ ट्रिब्यूटरी वगैरह, बालासोन रिवर वगैरह, ऐसे करके जो महानंदा ऑरिजिन कहाँ पे इसकी, महानंदा की आप देख रहे हैं, ये दार्जिलिंग से ऑरिजिन है इसकी। एक स्ट्रीम ऐसे बॉर्डर से आएगी तो बॉर्डर बनाएगी बांग्लादेश के साथ, एक स्ट्रीम ऐसे आएगी 3 किलोमीटर ट्रेवल करके, तेंतुलिया नाम की जगह है बांग्लादेश में, वहाँ से ट्रेवल करके आएगी, फिर यहाँ पे कहाँ? दार्जिलिंग से निकलेगी और क्रॉस करके ये चली जाएगी आपके बिहार साइड। महानंदा को ट्रेस करते हैं तो बिहार साइड चली गई, कटिहार वगैरह से फ्लो करके बिहार में उसकी एक स्ट्रीम चली जाती है फुलाहार करके, है ना, वो भी गंगा में मिल जाती है। गंगा यहाँ से आ रही है उत्तर प्रदेश बिहार से होके, ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा का, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ना झारखंड का साहेबगंज जिला आ जाता है। यहाँ से जो है गंगा फ्लो करके चली जाती है आपके बंगाल में, है ना, साहेबगंज से। वहाँ पे फुलाहार रिवर मिलती है, लेकिन जो महानंदा मेन थी, वो महानंदा मेन फिर से जो है बिहार से आ जाती है वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर ऐसे करके कट के चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाने के बाद फिर से वो जो आपका बंगाल और बांग्लादेश का यहाँ पे बॉर्डर पड़ेगा, जस्ट उसके पहले किस में मर्ज कर जाएगी? आपके गंगा में। तो देखिए कि आप जो आपकी महानंदा निकली थी वो बिहार गई, दार्जिलिंग से निकल के फिर से वेस्ट बंगाल आई, फाइनली बांग्लादेश गई, और एकदम बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, बांग्लादेश वाले एरिया में, चूंकि ये रिवर फ्लो करेगी तो बॉर्डर बन गई, तो ऊपर से मर्ज करेगी तो बांग्लादेश में आ जाएगा। तो बांग्लादेश का एक एरिया है वहाँ पे, है ना, उसका नाम है गोडोगारिया हाट करके, नवाबगंज जिला पड़ता बांग्लादेश में, वहाँ पे गोडोगारी हाट भूलिए। खैर मिला जुला के कहने का ये मतलब कि दार्जिलिंग से निकल के महानंदा जाती है कहाँ पे? बिहार में। जो दार्जिलिंग से निकल के महानंदा जाती है बिहार में, उसके पहले ये नॉर्थ दिनाजपुर ज़िले से होके जाती है बिहार में, फिर लौटती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। जब वेस्ट बंगाल में लौटती है तो लौटती है मालदा ज़िले में, और लौट करके फिर जो है बांग्लादेश में जाके फिर से गंगा से जो है मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पे इतना आपने देख लिया। अब गंगा जो आई है झारखंड से फ्लो करके बिहार से आके, गंगा का क्या? गंगा यहाँ पे एंटर करी, है ना, आपके वेस्ट बंगाल में, कोई दिक्कत नहीं। गंगा यहाँ से फ्लो करके वेस्ट बंगाल से छोटा सा फ्लो बिल्कुल देखिए करके कहाँ चली गई? बाउंड्री बनाते हुए बांग्लादेश में चली गई। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में पहुँचती है उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। ओके, व्हाट अबाउट गंगा इन आवर साइड? गंगा इन आवर साइड हैज़ लेस फ्लो। लेस फ्लो के कारण जो है कोलकाता पोर्ट में बहुत ज़्यादा जो ड्रेजिंग करानी पड़ती थी, तो उसका फ्लो पानी का बढ़ाना था, तो हमने क्या किया लगभग 50 साल पहले, फरक्का बराज बना दिया। फरक्का बराज यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। फरक्का बराज करता क्या है, ऐसे भी हुगली का थोड़ा फ्लो, मतलब
गंगा को ही हुगली बोलेंगे, आप चिंता मत करिए, भी समझ जाएंगे। ऐसे भी जो है यहाँ से गंगा फ्लो करके आती थी ऐसे, लेकिन फरक्का बराज करने के बाद हमने पानी डाइवर्ट करना शुरू किया थोड़ा सा, और फाइनली इस तरह से जो है फ्लो करके नीचे आती है ना। ये गंगा जो हमारे साइड आती है उसको फरक्का बराज के बाद अपर रिचेज में भागीरथी कहा जाता है, याद रखिएगा, और लोअर रिचेज में उसको क्या बोला जाता है, हुगली बोला जाता है। इनफैक्ट इंडिया का जो नेशनल वाटरवे 1 है उसकी तरफ सरकार से जो लिखा गया यहाँ पे, इस रिवर को भागीरथी यहाँ पे लिखा गया है, हुगली लिखा गया, तो दिस इज बिल्कुल एक्यूरेट। गंगा बोलें, भागीरथी बोलें, हुगली बोलें, एक ही है। तो ये क्या हो गई, गंगा यहाँ पे डिवाइड हो गई, एक तरफ पद्मा बन गई, एक तरफ भागीरथी या हुगली बन गई। तो कह सकते हैं आपकी हुगली या भागीरथी गंगा की क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो जगह पानी। ओके, ये यहाँ पे फरक्का बराज आप याद रखें, एक फीडर कैनाल बना हुआ है गंगा को फीड करने के लिए, हुगली को फीड करने के लिए फरक्का बराज में। झारखंड से एक रिवर निकलती है, मयूराक्षी रिवर। मयूराक्षी रिवर जो झारखंड में एक डैम भी बनाती है जिसका नाम है मशनजोर रिजर्वायर। मयूराक्षी रिवर जो है वो एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में उस पर एक और जो है बराज बना हुआ है, उसको बोलते हैं तिलपारा बराज। तिलपारा बराज से होते हुए मयूराक्षी रिवर आगे जाके यही भागीरथी में मिल जाती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की, मर्ज हो गई। ठीक, एक ये रिवर हो गया। ये अजय रिवर है, अजय रिवर भी जो है बिहार से आती है, वेस्ट बंगाल में जाती है, और फिर जाके वो भी जो है हुगली या भागीरथी में मर्ज हो जाती है। अभी तक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था फरक्का बराज था और आपका महानंदा था, लेकिन अब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप ये रिवर देखिए, ये वाली, इस रिवर का नाम है बराकर रिवर, है ना। ये कौन सी रिवर है, बराकर रिवर। आई थिंक मैंने यहाँ पे ना रिवर का नाम मिस कर दिया है ना, मैं ऐड कर दूंगा। ये बराकर रिवर हो गई। बराकर रिवर झारखंड में रिजर्वायर जो बनाती है वो तिलैया रिजर्वायर है। उसके बाद बराकर रिवर फ्लो करके जाती है बिल्कुल वेस्ट बंगाल और झारखंड के बाउंड्री पे, वहाँ पे ये मैथन डैम बनाती है। ठीक, धनबाद के एरिया में मैथन डैम बनाया, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। एंटर करने के जस्ट बाद ये एक और रिवर से मिल जाती है कि जो कि झारखंड से आ रही है, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर झारखंड में दो फेमस रिजर्वायर बनाती है, कोनार रिजर्वायर, तेनूघाट रिजर्वायर। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का सारा पार्ट है ये सब। कोनार रिजर्वायर, तेनूघाट रिजर्वायर, दामोदर रिवर बनाती है झारखंड में। उसके बाद दामोदर रिजर्वायर जो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, जैसे बराकर वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे मैथन डैम बना रहा है, उसी तरह से दामोदर जो है वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे पंचेत डैम बनाता है। ये भी जो है आपके धनबाद के पास पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो मर्ज होकर जो आगे रिवर चलती है उस रिवर का नाम क्या रहेगा, दामोदर रहेगा। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में उस पर दुर्गापुर बराज भी बना हुआ है। फिर दामोदर ऐसे फ्लो करके आएगी। इसी दामोदर को पहले सौरव ऑफ बंगाल बोलते थे क्योंकि बहुत फ्लडिंग होती थी। फिर जो है डीवीसी का प्रोजेक्ट आया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, और उसके बाद कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, और उसके बाद इस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ, बिजली वगैरह पैदा की जा रही है। एनीवे, दुर्गापुर बराज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि दामोदर पे बना हुआ है। इससे बहुत, इस रिवर से जो है इरिगेशन के लिए फैसिलिटी, पूरा इंडस्ट्रियल टाउन जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है ना, तो इंडस्ट्रियल टाउन है, उसकी जो पूरी पानी की फुलफिलमेंट यही करता है आपका दुर्गापुर बराज। अच्छा, फरक्का के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का वाटर शेयरिंग ट्रीटी भी साइन हुई है। ये दोनों जो है ना आपके, एक बराकर और दूसरा दामोदर, ये सब सारे जो है छोटा नागपुर प्लेटो से निकल रहे। पूरा एरिया जो है छोटा नागपुर प्लेटो का है। थोड़ा बहुत यहाँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बंगाल का, वो भी छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, तो पंचेत डैम किस पे बोलेंगे आप, पंचेत डैम बोलेंगे आप दामोदर पे। तेनूघाट रिजर्वायर, कोनार नदी भी एक्चुअली, ये सारे दामोदर पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद दामोदर जब बराकर से मिल जाएगी तो उसके पहले मैथन डैम और तिलैया रिजर्वायर बराकर पे, और मिलने के बाद दुर्गापुर टाउन में दुर्गापुर बराज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है दामोदर जाएगी थोड़ा स्ट्रेट, और फिर एक फिनोमेनन होगा वहाँ पे, इसको और जूम करते हैं, है ना। दामोदर गई नीचे, यहाँ से देखिए दामोदर दो पार्ट में डिवाइड होगी। जो मेन चैनल है ये वाला है, उसको बोलते हैं मुंडेश्वरी। दामोदर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जो मेन चैनल बना, जो ये वाला बन रहा है ऐसे जो नीचे आ रहा है, उसको बोलते हैं मुंडेश्वरी। और एक दूसरा चैनल जो बना वो दामोदर कहलाएगा। और ये इधर जाके देखिए वो भी हुगली में मिल जा रहा है, हुगली में मिल रहा है यहाँ पे। कोलकाता के साउथ वेस्ट में ये मीटिंग होती है, इधर कोलकाता के साउथ वेस्ट में। एनीवे, जो उधर से मुंडेश्वरी आई थी उसका क्या, उसका हम आगे देखेंगे वो कहाँ मिलती है। उसके पहले हमें कुछ और रिवर देखनी पड़ेगी इस स्टेट की, है ना। ठीक, अब चले आइए आप
दामोदर के नीचे वाली रिवर पे द्वारकेश्वर रिवर, द्वारकेश्वर रिवर भी जो है वही छोटा नागपुर के एरिया से, लेकिन वेस्ट बंगाल से निकलती है, पुरुलिया नाम के ज़िले से। ठीक है, द्वारकेश्वर रिवर निकली पुरुलिया ज़िले से, जा रही है जा रही है जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और रिवर है, ये भी पुरुलिया से निकल रही, कांसाबाती, है ना, कांसाबाती। कांसाबाती यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक डैम बनाती, बहुत इंपॉर्टेंट डैम, उसका नाम है मुक्त मणिपुर डैम या फिर कांसाबाती डैम भी बोल सकते हैं। ये यूपीएससी का 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक, कि कांसाबाती क्या है, कांसाबाती डैम क्या। तो कांसाबाती डैम, मुक्त मणिपुर डैम, ऐसे बना के ये नीचे फ्लो करती है, फिर उसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लेकिन इस कांसाबाती और इस द्वारकेश्वर के बीच में एक सीलाबाती नाम की रिवर फ्लो करती है ना, वेस्ट बंगाल में। तो द्वारकेश्वर ऊपर से फ्लो कर रही थी, नीचे आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। द्वारकेश्वर में एक और रिवर मिल जाती है सीलाबाती। सीलाबाती और द्वारकेश्वर जब मिलते हैं तो उनका जो नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है रिवर का रूपनारायण रिवर। एक्सपैंड करूंगा, ठीक। अब देखिए, दामोदर तक अपने दो आम समझ ली थी, एक कहाँ, साउथ वेस्ट ऑफ कोलकाता में आके हुगली में मिल गया। हुगली कौन है, जो भागीरथी का लोअर रीच है वो हुगली है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी। और दामोदर दूसरा ब्रांच क्या है, ये मुंडेश्वरी आ रही है, ऊपर से द्वारकेश्वर आई और उससे सीलाबाती मिला। सीलाबाती और द्वारकेश्वर जो मिले तो ये जो रिवर बनी यहाँ पे, इसका नाम है रूपनारायण, ठीक। और उसमें दामोदर की जो डिस्ट्रीब्यूटरी आई थी, ये मुंडेश्वरी वाली, वो रूपनारायण से मर्ज कर जाएगी, है ना। रूपनारायण से मर्ज करने के बाद जो रिवर बनेगी वो रूपनारायण ही रहेगी, है ना। तो मुंडेश्वरी का नाम खत्म, दामोदर का नाम खत्म, अब क्या है, रूपनारायण। तो रूपनारायण में किसका किसका पानी है, रूपनारायण में द्वारकेश्वर का पानी है, सीलाबाती का पानी है, साथ ही साथ दामोदर का जो पार्ट यहाँ पे मुंडेश्वरी आया था उसका भी पानी है। ये फाइनली ये जाके यहाँ पे हुगली से ये भी मिल जाता है। हुगली से मिलता है गदियारा नाम की जगह पे, कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर है, मैं घूमने भी गया था, ठीक। तो इतना तो हो गया, ओके। अब जो लास्ट रिवर, मोस्ट मतलब आपको इंपॉर्टेंट रिवर जो यूपीएससी ने जो पूछा था, तो वो रिवर आपको अभी बताया कि कांसाबाती, ये भी पुरुलिया से निकलती है, मुक्त मणिपुर डैम बनाती है, कांसाबाती डैम भी बोल सकते हैं, ऐसे फ्लो करके आई, है ना। इसका अपना अलग हिसाब किताब है। ये जो है कांसाबाती रिवर, उसको एक यहाँ पे हल्दी रिवर मिलती है ना। और फाइनली जो बनता है वो हल्दी बनता है, हल्दी रिवर। हल्दी रिवर को देखिए, हुगली जैसे समुद्र में ऊपर से आई थी ना, उससे जाके ये हुगली में मिल जाती, मतलब कह सकते हैं समुद्र में जाके फ्लो करें या हुगली रिवर से फ्लो करें, यहाँ पे एक ही बात हो जाता है। हल्दी जहाँ पे मीट करती है हुगली को, उसी प्लेस को हम लोग हुगली बोलते हैं, हल्दिया बोलते हैं, सॉरी। हल्दी जहाँ मीट करती है हुगली से, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हल्दिया। हल्दिया पोर्ट जो है यही है, हल्दिया पोर्ट यही है, ठीक है, यही है हल्दिया पोर्ट। तो ये सी में हो गया, राइट। अब बात करें स्वर्ण रेखा की या सुवर्ण रेखा की, तो ये झारखंड से निकलती है, रांची के आसपास से सुवर्ण रेखा। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में कट करती है थोड़ा सा, उसके बाद फिर से उड़ीसा चली जाती है। और अगर आप पूछेंगे कि क्या ये उड़ीसा में किस रिवर से मिलती, तो नहीं, यहाँ पे जो आपका लैंड बाउंड्री है, तो ये उड़ीसा के यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके चली जाती है। बे ऑफ बंगाल में क्या, सुवर्ण रेखा। क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से एक बार। संकोच रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा में फ्लो करती है, संकोच रिवर में मर्ज करती है रैदक रिवर। यहाँ से संकोच और रैदक दोनों जो हैं भूटान के साइड से आ रहे हैं। अगर बात करें संकोच की, तो वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर बनाती है, ठीक। उसके बाद आती है टोरसा रिवर, है ना। टोरसा रिवर कहाँ से आ रही, चुम्बी वैली, तिब्बत से, ये भी जो जाके ब्रह्मपुत्रा में फ्लो करती है, फाइन। उसके बाद जलढाका रिवर, ये आती है आपके ईस्ट सिक्किम से, ये भी जो है ब्रह्मपुत्रा में फ्लो कर रही है, ओके। उसके बाद तीस्ता रिवर, लेकिन तीस्ता रिवर में जस्ट बंगाल में क्या मिलता है, रंगीत रिवर, वो भी सिक्किम से आता है। और रम्मान रिवर जो है सिंगालीला रेंज से निकल के, वो भी जो है आपके रंगीत में पहले मिलती है, फिर ये जो रिवर बहती है आगे तीस्ता, वो जाके बांग्लादेश में भी मिल जाती है, किससे, ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा में बांग्लादेश में जब मिलती है तो उसके बाद ब्रह्मपुत्रा का नाम यहाँ पे क्या पड़ जाता है, बांग्लादेश में जमुना पड़ जाता है। इतना क्लियर है। महानंदा रिवर की बात करें तो दार्जिलिंग से निकलती है, नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वेस्ट बंगाल से दार्जिलिंग के बाद चली जाती है बिहार में। बिहार में उसका एक जो है पार्ट बन जाता है फुलहर, वो भी गंगा में मिल जाता है। दूसरा पार्ट जो है फिर से लौट जाता है, फिर से लौटता है आपके मालदा जिले में, और लौट करके मालदा जिले में जाने के बाद फिर बांग्लादेश में जाके वो फिर से जो है गंगा में मिल जाएगी। ये हो गया महानंदा, है ना। गंगा की बात करें तो झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर आती है, ऐसे तो बिहार में फ्लो करती है, झारखंड के एक जिले को कट करती है साहेबगंज से। साहेबगंज से कट करने के बाद गंगा जो है कहाँ चली जाती है, गंगा चली जाती है वेस्ट बंगाल में, है ना।
गंगा वेस्ट बंगाल में जाती है तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के थोड़ा सा पहले फरक्का बराज बनाया हुआ है। फरक्का बराज जो है गंगा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। गंगा का जो पार्ट चला जाता है बांग्लादेश में उसको हम लोग पद्मा बोलते हैं। गंगा का जो पार्ट हमारे कंट्री में वेस्ट बंगाल में आगे चलता है फरक्का बराज के पास, तो उसको बोलते हैं पहले भागीरथी और नीचे वाले पोर्शन में हुगली बोलते हैं ना। हुगली भागीरथी गंगा एक ही है। ओके, अगर बात करें उसमें ट्रिब्यूटरी की बात करें हुगली की, तो मयूराक्षी रिवर झारखंड से आती है और यहाँ पे एक देखिए कि वो अपना रिजर्वायर बना रही है झारखंड में, उसका नाम क्या, मसंजोर। और फिर वेस्ट बंगाल में वो क्या बनाती है, तिलपारा बराज। ओके, उसके बाद वो जाके मर्ज कर जाती है हुगली में यहाँ। फाइन। नेक्स्ट रिवर है अजय रिवर, वो भी झारखंड से आती है और वो भी जाके हुगली में मिल जाती है, इंपॉर्टेंट रिवर है। नाउ बराकर जो है वो तिलैया रिजर्वायर बनाती है, मैथन डैम बनाता है। मैथन डैम बिल्कुल दोनों के बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल और झारखंड के। बराकर रिवर जो है वेस्ट बंगाल में जैसे ही एंटर करती है तो उसके नीचे से फ्लो करने वाली दामोदर में मिल जाती है। दामोदर जो है झारखंड में कोनार रिजर्वायर, तेनूघाट रिजर्वायर, और वेस्ट बंगाल झारखंड के बॉर्डर पे पंचेत डैम बनाता है। फिर ये दोनों मर्ज करके जो दामोदर आगे बढ़ते तो दुर्गापुर में दुर्गापुर बराज बनाती है। फिर दामोदर आके जाके 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट जो है कोलकाता साउथ वेस्ट थोड़ा नीचे जाके हुगली में मिल जाता है। दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे जो जा रहा है उसको हम लोग मुंडेश्वरी रिवर बोलते हैं। मुंडेश्वरी रिवर का क्या, इधर से पुरुलिया जिले में वेस्ट बंगाल से एक रिवर फ्लो करती है द्वारकेश्वर, और वहीं से फ्लो करती है सीलाबाती। द्वारकेश्वर और सीलाबाती जो आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग रूपनारायण रिवर बोलते हैं। और ऊपर से जो दामोदर का पार्ट आया था मुंडेश्वरी, वो रूपनारायण से मिल जाता है। फिर फाइनली रूपनारायण रिवर जो है वो भी हुगली में मिल जाती है, गदियारा में, है ना, गोयन खाली भी बोलते हैं उसको। ओके, फिर क्या है, लास्ट रिवर जो आपको यहाँ पे है सबसे नीचे, यह है कांसाबाती रिवर। कांसाबाती रिवर जो है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया, वो बनाती है जो डैम कांसाबाती डैम या मुक्त मणिपुर डैम कहलाता है। ऐसे फ्लो करके वो, ये इस बार वेस्ट बंगाल पीसीएस के प्री में आया था, मुक्त मणिपुर डैम किस पे लोकेटेड है। तो मुक्त मणिपुर डैम से आगे बढ़ते हुए कांसाबाती जाती है, उसमें मिल जाती है हल्दी रिवर, आगे नाम पड़ जाता है हल्दी। और हल्दिया में जो है ये आपकी हुगली से जाके एकदम बिल्कुल सी शोर पे मिल जाती है। और लास्ट रिवर जो आपको जाननी है वो है सुवर्णरेखा, झारखंड से फ्लो करके वेस्ट बंगाल को कट करके उड़ीसा के होके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये जो स्ट्रक्चर आप इधर देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा जब जाती है बांग्लादेश में तो जमुना कहलाती है, गंगा जब जाती है बांग्लादेश में तो पद्मा कहलाती है। ये ब्रह्मपुत्रा जो जमुना बन गई ये, और ये जो गंगा जो कि पद्मा बन गई, ये दोनों आपस में बांग्लादेश में मर्ज हो जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट से जो एक रिवर निकली थी, पहले पढ़ा था बराक रिवर, उसमें कुछ ट्रिब्यूटरी मिलने के बाद बांग्लादेश में सुरमा कहलाती है, और ट्रिब्यूटरी मिलने के बाद वो मेघना कहलाती है। और लास्ट में जो पद्मा जमुना मिलकर आए थे उसमें मेघना भी मर्ज कर जाती है, और जो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे फ्लो करता है ना, जो सुंदरबन की एरिया में यहाँ पे मेघना रिवर हो जाती है वो। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट। आप मैप देख के, इतनी रिवर देख कर ये तो समझ ही सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरिया जो होगा वेस्ट बंगाल का एलुवियल सॉइल है मोस्ट ऑफ द एरिया। लेकिन जो झारखंड से सटा हुआ साइड है उसका क्या, ये प्लेटो का साइड हो जाएगा, राइट। छोटा नागपुर प्लेटो से जुड़ा हुआ है। ऊपर का जो ये एरिया होगा जो कि सिक्किम से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल आपका हिमालयन रेंज का हो जाएगा। कैलिम्पोंग जो हो गया और जो दार्जिलिंग हो गया वो हिमालयन रेंज में आ जाते हैं। रॉक की बात करें तो इस वेस्टर्न पार्ट में जो है गोंडवाना रॉक्स हैं, है ना, आर्कियन बेसमेंट हैं। गोंडवाना रॉक्स ऑन आर्कियन बेसमेंट, गोंडवाना रॉक याद रखें आप। अच्छा, यहाँ पे चूँकि राजमहल ट्रैप है तो राजमहल ट्रैप होने के कारण आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत बसाल्टिक रॉक भी मिलेगा, ठीक। अदरवाइज ओवरऑल जो है ये एकदम रिसेंट रॉक है यहाँ पे, राइट, रिसेंट प्लेस्टोसिन का रॉक है। जो वेस्ट बंगाल की बात करें तो थोड़ा सॉइल मैपिंग में भी उस चीज़ को कवर करेंगे। अच्छा, बारिश कैसे होगी, ऑब्वियसली साउथ वेस्ट मानसून से होगी, यहाँ पे बारिश से होगी, है ना। ऐसे बे ऑफ बंगाल से जो है सारी चीज़ें जाएंगी, यहाँ पे बारिश करेंगी। पूरा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में तो साउथ वेस्ट मानसून ही रहता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बारिश के मौसम आने से जस्ट पहले इस पूरे एरिया में, बिहार बंगाल के एरिया में जो बारिश होती है उसको हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं ना, काल बैसाखी। साउथ में मैंगो सावर वगैरह कुछ बोलते हैं, मैंगो ब्लॉसम, मैंगो सावर, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे जो इसका नाम है काल बैसाखी है। बहुत तेज़ बारिश होती है, बिजली कड़कती है, काल बैसाखी है। इंग्लिश में इसको नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी, बहुत हवाएं चलेगी, थंडर स्टॉर्म आएगा, बहुत लोगों की मौत भी होती है इसमें। वेस्ट बंगाल का स्टॉर्म भी आता है, ऐसे तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आता है बे ऑफ बंगाल का, लेकिन वेस्ट बंगाल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट टाइप्स करेंगे और साथ ही साथ सॉइल मैपिंग करेंगे। जब सॉइल मैपिंग आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको एग्रीकल्चर भी समझ में आएगा कि क्यों, किस टाइप का किया जाता है। तो सॉइल मैपिंग देखिए, फिर फॉरेस्ट टाइप देखेंगे। देखिए, सॉइल मैपिंग की बात करें तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल का। तो आप खुद देखें, ऊपर महानंदा, टोरसा, रैदक, सारी रिवर क्यों फ्लो कर रही थी एलुवियल सॉइल बनाने के लिए। यहाँ पे महानंदा आ रही थी,
ये सारा पूरा हल्दी मतलब इसका है, हुगली का है, राइट। उसमें ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, फिर नीचे मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो हुगली और हल्दी मिल जाती है, वहीं पे हल्दिया पोर्ट बनता है यहाँ बे ऑफ बंगाल में। तो पूरा एरिया तो एलुवियल सॉइल है, राइट। ओके, सबसे ऊपर जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये हमने दिखाया है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल को। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्किम का एरिया है, सिंगालीला रेंज है, भूटान का एरिया है, ये पूरा का पूरा अपर जो एरिया है ना, पतली सी स्ट्रिप जो है, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। यहाँ पे तराई बेल्ट भी है और माउंटेन्स भी हैं, हिमालयन रेंज के कारण फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिलेगी। ये जो सॉइल है वो फर्टाइल बहुत नहीं होती, लेकिन फिर भी दुआर रीजन में यहाँ पे टी की बड़ी अच्छी कल्टीवेशन होती है। टी की बड़ी अच्छी कल्टीवेशन होती है, बाकी फ्रूट वगैरह भी होंगे, पाइनएप्पल होगा, ऑरेंज होगा, ये सारे थोड़े बहुत होंगे। फिर बात करें तो आप देखिए कि ओवरऑल जो पूरा एरिया है जो वो एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है। झारखंड के एरिया से छोटा नागपुर प्लेटो से जुड़ा हुआ जो है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल है, और लेटराइट सॉइल अगेन फिर जो है बहुत फर्टाइल नहीं होता, उसमें बहुत खेती नहीं कराई जा सकती। बीच में रेड सॉइल भी है, एक स्ट्रिप पड़ती है रेड सॉइल की, थोड़ा सा यहाँ भी पड़ता है बांग्लादेश के साथ, और बीचों बीच जो है इधर एलुवियल सॉइल और इधर लेटराइट सॉइल। अब बीच में जो एरिया देख रहे हैं आप, ये रेड सॉइल का है। नाउ व्हाट अबाउट दिस ब्लैक कलर? ये सलाइन सॉइल है, मैंने बताया ना आपको, सैलिनिटी है समुद्र के कारण, इस्टुअरीज है यहाँ पे, पूरा कोस्टल एरिया है। तो सुंदरबन का जो पूरा का पूरा एरिया है ना, साउथ दिनाजपुर वाला, साउथ दिनाजपुर बोल दिया सॉरी, साउथ 24 परगना जो एरिया है पूरा का पूरा जो है ना, वहाँ पे सॉल्टी हो गया सॉइल, फर्टिलिटी कम होती है एक्चुअली। कुछ प्लांटेशन क्रॉप वहाँ पे हो जाएंगी, बट अदरवाइज वो बहुत एसिडिक सॉइल है, सलाइन समुद्र के कारण, और उसमें जो है एसिडिटी जनरेट हो गई है, समझे ऐसे। थोड़ा सा यहाँ पे जो हल्का स्ट्रिप पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्लैक सॉइल भी है, बट वो इनसिग्निफिकेंट है, थोड़ा सा पतला सा स्ट्रिप है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल भी है। फॉरेस्ट किस टाइप के हैं वेस्ट बंगाल में? फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में 4 टाइप के हैं। माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द फूट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स, देन कम्स डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेटू फ्रिंज, ये वाले एरिया में, और लास्ट में टाइडल फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन। तो जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, ये इस एरिया में आएगा माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, बिल्कुल ऊपर दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी जिले में। यहाँ पे जो लोकेटेड है ना, यहाँ पे जो लोकेटेड है वो है माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी फॉरेस्ट का टाइप चेंज होता जाएगा, जस्ट लाइक आप इक्वेटर से जैसे पोल की तरफ जाते हो तो फॉरेस्ट का टाइप चेंज होता है ना, तो जब आप ऊंचाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो भी फिर फॉरेस्ट का टाइप चेंज होता है। शुरुआत में आपको जो है यहाँ पे शुरुआती 1000 मीटर तक आपको क्या मिलेगा? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। थोड़ा और ऊपर जाओगे, आप चढ़ोगे तो आपको कैसा मिलेगा? टेम्परेट फॉरेस्ट मिलने लगेंगे। थोड़ा और ऊपर चले जाओगे 3000 मीटर तो आपको बिल्कुल जो कॉनिफर मिलने लगेंगे, ओक्स मिलने लगेंगे, और 3000 के ऊपर भी आपको जो सिल्वर फर मिलने लगेगा, बिल्कुल जो एकदम आपको लगेगा कि एल्पाइन आ गया। उसके ऊपर जाओगे तो एल्पाइन मिडोज मिलने लगेंगे, ग्रासलैंड्स, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते हो तो उसी तरह की बिहेवियर होती है जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो। तो ये हो गया माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट इस एरिया में, जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग एरिया में। देन कम्स ट्रॉपिकल मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ द फूट हिल्स, है ना। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये जो एरिया है इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन में माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट, नीचे वाले पोर्शन में जो कि फूट हिल्स हो गई हिमालय की, तो वहाँ पे आपको मिक्स्ड एवरग्रीन ट्रॉपिकल मिक्स्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा फूट हिल्स में। थर्ड क्या है? डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ द प्लेटू फ्रिंज। क्यों? झारखंड वाले जैसा फॉरेस्ट है ना, वैसा वाला ये वाले एरिया में है ना। ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन नहीं है। प्लेटू फ्रिंज में यहाँ पे ये लोकेटेड है। मेदिनीपुर, बांकुरा, पुरुलिया जिला, यहाँ पे अभी कई बार आपको बताया रिवर के कारण, यहाँ बर्धमान बताया, यहाँ बीरभूम बताया, तो ये सारे एरिया में आपको क्या मिलेगा? डेसिडुअस ड्राई फॉरेस्ट मिलेंगे प्लेटू फ्रिंज वाले। ओके, ठीक। तो आपके दामोदर से लेकर सुवर्णरेखा रिवर के बीच में ये पूरा एरिया। लास्ट में जो ये सुंदरबन का एरिया फिर से जो है, जहाँ पे सलाइन सॉइल होती है, वहाँ पे आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलेंगे सुंदरबन की। मैनग्रोव फॉरेस्ट है, राइट। एवरग्रीन स्पेसीज ऑफ श्रब एंड, ये प्लांट्स को गलती से लिख दिया, सब एंड प्लांट्स। टाइडल मैनग्रोव मिलेगा, कभी पानी ऊपर चढ़ेगा कभी नीचे चढ़ेगा। और यहाँ के जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है उन्होंने अपनी एडेप्टेशन भी कर ली है। मैनग्रोव का मैंने एक अलग से पीपीटी डाला हुआ, पीडीएफ डाला हुआ आपके लिए, आप उसके लिए देख लीजिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2019 की जो आई थी, उससे पूरा मैनग्रोव मैंने निकाल के बना दिया आपके लिए। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट अपनी एडेप्टेशन करते हैं, जैसे उन जो अपना सांस लेंगे तो उसके लिए हवा में उनके रूट्स होते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। और भी कई तरह की एडेप्टेशन है, जैसे कि उनकी सीड है, वो उसमें क्या होगा सीड में पता है आपको? विविपैरी होगी, मतलब प्लांट में जो सीड लगा हुआ है ना, वहीं पे जो उससे नया ट्री बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर सीड पानी में चला गया सॉल्टी वाटर में, तो फिर वो उसको दिक्कत हो जाएगी, वो जनरेट नहीं होगा। तो प्लांट पे ही जनरेट हो जाता है सीड, तो इसको हम लोग विविपैरी बोलते हैं। और सीड से जनरेट होता तो ओविपैरी बोलते हैं, मतलब एग से जनरेट होना, है ना। यहाँ पे टाइडल स्वाम्प है ना, कोस्टल सलाइन सॉइल है। और देखा जा रहा है धीरे धीरे
इस एरिया में ना एक्चुअली सुंदरी नाम का पेड़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए सुंदरबन नाम भी पड़ा है, ठीक है। हेरेशिएरा करते हैं उसको, वैसी स्पीसीज को। इतना हो गया। अच्छा, फिजियोग्राफिक रीजन अगर आप जानना चाहें, हालांकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं वेस्ट बंगाल पीसीएस वालों के, तो फिजियोग्राफिक रीजन क्या है, ये थोड़ा सा एरिया जो पड़ता है ना यहाँ पे, ये तराई रीजन का है। ऊपर का तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है ना, दार्जिलिंग कालिम्पोंग का एरिया। यहाँ पे तराई रीजन है थोड़ा सा, जैसे नेपाल में होता है ना पानी जहाँ जम जाता है वहाँ फुट हिल्स में, तो वो तराई रीजन हो गया। दुआर भी यहाँ पे लोकेटेड है। अच्छा, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ग्रे वाला, ये नॉर्दर्न प्लेन रीजन है, ब्राउन वाला नॉर्दर्न प्लेन रीजन हो गया रिवर्स के कारण। फिर उसके नीचे चले आइए तो आपकी हुगली के कारण ये साउदर्न प्लेन रीजन हो गया। उसके नीचे चले आएंगे तो ये सुंदरबन रीजन हो गया। सुंदरबन रीजन के बगल में यहाँ पे कोस्टल फ्रिंज है एक एरिया। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, जो बाहर के लोग हैं या अंदर के लोग वेस्ट बंगाल पीसीएस दे रहे हैं। जो बीच में जो स्ट्रिप है ना रेड सॉइल वाली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग राढ़ रीजन बोलते हैं, राढ़ रीजन। और बाकी जो छोटा नागपुर प्लेटू से लगेगा तो उसको हम लोग वेस्टर्न प्लेटू रीजन बोलते हैं। ये फिजियोग्राफिक रीजन हो गया। लेकिन बताना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़नी है हमें वेस्ट बंगाल की क्रॉपिंग। क्रॉपिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल में अगर सबसे ज़्यादा कुछ होता है, राइस होते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस जो है वेस्ट बंगाल में होता है। राइस ऑलमोस्ट हर जगह होगा यहाँ पे, ओके। इसके अलावा पल्सेस भी थोड़े बहुत होते हैं, वीट भी होता है, मेज़ भी होता है, राइट। लेकिन सबसे बड़ा कोई कैश क्रॉप है तो वो टी है। आप देखिए दार्जिलिंग के एरिया में दार्जिलिंग टी, राइट, और इधर वाले एरिया में तराई आपके जो है दुआर वाले रीजन में भी टी हो रहा है। तो ये टी वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दार्जिलिंग टी की तो एक अलग से ही इज्जत है, इसकी जीआई टैग भी है, राइट। जूट की बात करें तो जूट ना ये लोअर पोर्शन में होगा। हुगली के इधर वाले एरिया में कोलकाता के आसपास जूट बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया का जूट का अगर बात करें ना तो मतलब 2/3 66% जो जूट यही वेस्ट बंगाल से ही होता है। बाकी थोड़ा बहुत टोबैको शुगर केन वगैरह भी उगाए जाते हैं। तो ये वेस्ट बंगाल की कल्टीवेशन है, मोस्टली जो है ये राइस में डिपेंडेंट है। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा तो और आपको कुछ समझ में आ जाए, बट देखने की जरूरत है नहीं आपको। ये चीज़ें जो एप्पल वगैरह पहले बताई थी आपको, पाइन एप्पल, ये तो देख ही रहा आप नॉर्थ वाले एरिया में ना, पढ़ तो लिया आपने। वेस्ट बंगाल में मिनरल की बात करें तो सच्चाई से यही है कि सबसे ज़्यादा मिनरल जो फेमस है वो कोल है इस एरिया में। इस एरिया में क्यों हो रहा है, बगल में एडजॉइनिंग झारखंड है। मैंने बोला दामोदर वैली, ये पूरे एरिया में जो है कोल मिलता है। रानीगंज से शुरुआत हुई थी इंडिया में कोल माइनिंग की, राइट। पूरे एरिया में कोल मिलता है। तो थोड़ा सा कोल की स्टोरी देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में। देखिए अगर बात करें मिनरल प्रोडक्शन की ओवरऑल, तो वेस्ट बंगाल कंट्री में 3rd लार्जेस्ट है मिनरल प्रोडक्शन में। 1/5 प्रोडक्शन करता है 20% मिनरल प्रोडक्शन का। और उसमें अगर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो उसमें अकेला कोल ही 99% एक्सट्रैक्टेड मिनरल में है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि आयरन का एक्सट्रैक्शन होता, नहीं, आयरन की माइंस नहीं है। रिजर्व होगा, आयरन की माइंस नहीं है अभी तक। विच हैज़ 11% ऑफ द टोटल नेशनल कोल रिजर्व। तो वेस्ट बंगाल में टोटल नेशनल रिजर्व उसका 1/10 है। प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 20% निकलता है कंट्री का। 3rd लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट है और उसमें भी जो 99% जो है कोल है। कोल फील्ड की बात करें तो रानीगंज, यहाँ से शुरुआत हुई थी सबसे पहले रानीगंज के पास से। रानीगंज के अलावा भी कुछ जगह हैं, बारजोरा, जमोरिया, रामनगर, है ना। इसमें एक माइन है, एक कोल ब्लॉक है वेस्ट बंगाल में, बीरभूम जिले में। ये जो है ना आप यहाँ पे देखेंगे तो बीरभूम है। इसको बोला जा रहा है कि इंडिया का लार्जेस्ट कोल माइन है। देखिए लार्जेस्ट कोल फील्ड झरिया में अगर एक कोल माइन की बात करें तो देवचा पचामी कोल ब्लॉक करके है, वो है आपके बीरभूम में। ये इंडिया का लार्जेस्ट कोल माइन है, ओके। बाकी एरिया देखें अगर आप लोकेशन तो आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, बर्दवान, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट मैप में देख लीजिएगा। देवचा पचामी ये कहाँ पे आएगा, आपके बीरभूम जिले में आएगा। पुरुलिया बांकुरा में भी है, राइट, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे एरिया में। झारखंड से जितना एरिया सटेगा ना ऐसे सब जगह कोल माइनिंग होगी। ओवरऑल कोल माइनिंग में कितना रैंक है वेस्ट बंगाल का, 1 नंबर पे तो झारखंड है, बीच में और 2 स्टेट्स हैं। 4th नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ओके। और उसका रानीगंज कोल फील्ड जो है बहुत फेमस है। रानीगंज बर्धमान और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट को जो है ना, ऊपर जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं और जो इधर यहाँ पे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जो है टाउन है वो रानीगंज है, राइट। इसकी खासियत यह है कि वेस्ट बंगाल के जो कोल की क्वालिटी है बड़ी अच्छी है। उसमें 50 to 65% कार्बन होता है, तो कुकिंग कोल वगैरह बनाना हो तो काफ़ी उपयोगी हो जाता है ये। थोड़ा बहुत कोल डिपॉजिट बोलते हैं कि दार्जिलिंग वगैरह में भी, जलपाईगुड़ी में भी है, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाएगा कुछ खास। डोलोमाइट अगर बात करें तो डोलोमाइट वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो है कहाँ पे, वो बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर है। तो उसकी परमिशन ही नहीं मिली एक्सट्रैक्शन करने के लिए, कैसे मिलेगी, प्रोटेस्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें नहीं भूलिएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे कोलकाता लोकेटेड है ऊपर, तो कोलकाता में जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, वो तो रिवराइन पोर्ट है। बाकी जहाँ पे हल्दी रिवर मिलती है हुगली से, तो वहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, राइट।
तो और दूसरी बात कि जो कोलकाता का पोर्ट है ना, उसका नाम चेंज कर करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया। बीजेपी के जो संघ के लीडर थे, मतलब डॉक्टर, ये मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था क्योंकि पोर्ट ट्रस्ट के अंदर आता, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज हो गया ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। हल्दिया पोर्ट चूँकि समुद्र में लोकेटेड है तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो हल्दिया पोर्ट आप समझिए कि यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो नेपाल का जो सामान है काफ़ी हद तक हल्दिया से जाता है, जो भूटान का सामान है वो काफ़ी हद तक हल्दिया से जाता है, तिब्बत का जो सामान है काफ़ी हद तक वो हल्दिया से जाता है ना। नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट हैं उनका जो काफ़ी हद तक है हल्दिया से जाता है, नॉर्थ ईस्ट का। बाकी कोलकाता को जो है कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब हल्दिया पोर्ट को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है नॉर्थ ईस्ट से। तो उसके लिए मैंने आपको कालादान मल्टी मॉडल पढ़ा दिया ऑलरेडी, जो कि म्यांमार और आपके वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगी, तो उसको फिर से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंडिया का जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, आपको पता होगा कि वो श्रीनगर से यहाँ से शुरू होता है और ऐसे करके चला जाता है वो वेस्ट बंगाल पोर्ट को कनेक्ट करने। तो श्रीनगर से शुरू हुआ जो ये आपका वेस्ट बंगाल तक जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वेस्ट बंगाल से भी गया, इसलिए बस मेंशन कर दिया। बाकी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऐसे चलता है आपका, है ना, यहाँ से यूपी हरियाणा के बॉर्डर के पास से शुरू होकर फिर ऐसे करके चला जाता है, ठीक है, मुंबई तक। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न वाला श्रीनगर से शुरू होकर आपके वेस्ट बंगाल तक जाता है, कोलकाता तक। अच्छा, ये तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हुआ। एक समुद्र के सहायता से भी है, और वो फ्रेट कॉरिडोर चलेगा आपके कोलकाता से लेके, है ना, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं उसको। कोलकाता से लेके ऐसे कहाँ तक जाएगा, वो कोस्ट एरिया में चल के वो यहाँ पे चेन्नई तक चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, IS कॉरिडोर। और ये कंट्री का फर्स्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, फर्स्ट कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, याद रखें इस चीज़ को। सॉरी, ये चेन्नई तक ही नहीं, ये ना तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चला जाएगा। चलिए, कन्याकुमारी तक चला जाएगा, ठीक। लास्ट पॉइंट जो कन्याकुमारी तमिलनाडु का है, कोलकाता से कन्याकुमारी याद रखें, चेन्नई नहीं। चेन्नई होके जाएगा लेकिन कोलकाता से कन्याकुमारी ऐसे। और ये वाला जो है आपका ईस्ट कोस्ट ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, वो कोलकाता के पास जो हुगली है ज़िला है, हुगली पे जाए, डांकुनी नाम की जगह है, डानकुनी, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाके एंड होता है। कोलकाता के बिल्कुल पास में, तो एक ही बात है मिला जुला के। ये हल्दिया जो है जहाँ पे हुगली और आपकी हल्दी रिवर मिल रही है, यहाँ पे हल्दिया में एक ऑयल रिफाइनरी भी है। अच्छा, जो आप दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में सुनते हैं, वो ये जो ज़िला है ना, पश्चिम बर्धमान, जिसका नाम है, एक पश्चिम बर्धमान है, पूर्व बर्धमान है। तो पश्चिम बर्धमान जिले में ही सिटी है, वही है दुर्गापुर एक्चुअली, जहाँ पे आपका दुर्गापुर बराज भी बना हुआ दामोदर पे। दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट है काफ़ी पहले यूनाइटेड किंगडम ने मदद की थी, उससे बना था, याद रखिएगा। दामोदर रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, बहुत फेमस जगह है ये। इस पश्चिम बर्धमान में बस दुर्गापुर इंपॉर्टेंट नहीं है, दुर्गापुर का स्टील प्लांट, दुर्गापुर तो यूके ने बनवाया। बाकी सेल का काफ़ी पहले, जो सेल जो है क्या किया, सेल ने अपना मर्जर वगैरह करके सेल ने क्या बनाया, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको का जो प्लांट है वो भी आपके पश्चिम बर्धमान में लोकेटेड है। वो लोकेटेड है सिटी में, आसनसोल में, ठीक है। तो आसनसोल से वही जो आपके बीजेपी के MP थे ना, आसनसोल से, क्या नाम था, अरे जो एक्टर थे, नाम भूल रहा हूँ, सिंगर, बाबुल सुप्रियो वाज फ्रॉम आसनसोल, वहीं से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आसनसोल भी लोकेटेड है पश्चिम बर्धमान में, और दुर्गापुर भी लोकेटेड है पश्चिम बंगाल में। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो यूके ने बनाया था, जो आसनसोल में स्टील प्लांट है वो इसको का है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कहाँ क्यों है, जब आयरन का एक्सट्रैक्शन हो तो क्यों है, देखिए आयरन तो आसपास से आ जाता है, झारखंड से आ जाए, उड़ीसा से आ जाए, कोल आ जाता है पास से, तो सब कुछ पास में मिल रहा है, इसीलिए ये लोकेशन जो यहाँ पे बनाए गए थे। और दुर्गापुर वाला तो काफ़ी पहले से जो आज़ादी के बाद ही बना दिया गया था। रिवर है, दामोदर वैली है ना, ये सब के कारण यहाँ पे लगाया गया है ये। अब ये 2 प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका जो नेशनल वाटरवे 1 है उसका नाम क्या है, गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम। अब समझ में आ गया क्यों है गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम। इलाहाबाद से शुरू होके हल्दिया जाएगा। हल्दिया कहाँ, सागर आइलैंड, आपको मैप में दिखा देना सागर आइलैंड, वहाँ पे जाएगा। इसकी लेंथ 1620 किलोमीटर। अब इलाहाबाद से शुरू होगा उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर पे, उसके बाद वाराणसी जाएगा, ठीक है, बीच में चुनार भी जाएगा एक जगह। वाराणसी होके मेनली वो फिर वो बक्सर जाएगा, बलिया जाएगा, फिर पटना जाएगा। पटना जाने के बाद बिहार का भागलपुर जाएगा, और झारखंड का तो एक ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है साहेबगंज जाएगा। साहेबगंज जाने के बाद ये वेस्ट बंगाल चला जाएगा, है ना। वेस्ट बंगाल जाने के बाद वेस्ट बंगाल में कहाँ, फरक्का, वहाँ से होते हुए नीचे होते हुए कोलकाता को क्रॉस करेगा, और कोलकाता को क्रॉस करके जो देखिए यहाँ पे हल्दिया पोर्ट जहाँ पे लोकेटेड है तो हल्दिया चला जाएगा। ये है इंडिया का नेशनल वाटरवे 1। इसको गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी कहते हैं। और बात करें नेशनल वाटरवे की तो सबसे लंबा यही है। तो कितने स्टेट हो गए इसमें, 4 स्टेट हो गए। पहला स्टेट क्या हो गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा स्टेट क्या हो गया यहाँ पे, बिहार हो गया। तीसरा स्टेट क्या हो गया, झारखंड हो गया। क्यों, साहिबगंज पाकुर वाला एरिया जो कवर कर रहा है। और लास्ट में क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। हल्दिया में जो है हल्दी रिवर, और कहाँ पे खत्म हो रहा है देखिए क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे, सागर आइलैंड के पास। सागर आइलैंड में आपको मैप में दिखाया था ना, बड़े अच्छे से बनाया मैंने आपके लिए। 1 मिनट, रिवर वाला कहाँ गया, हाँ ये मैप जो आप देख रहे हैं ना, तो लोअर मोस्ट पोर्शन में ये एरिया देखिए, ये जो आइलैंड है ना सागर आइलैंड है। बाकी आपको लॉथियन आइलैंड, लॉथियन आपको तो पढ़ा ही दिया मैंने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेटेड है, और जो हेलिडे पढ़ा दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो आइलैंड देख रहे हैं ना सागर आइलैंड है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, काफ़ी लोग मेला में था, सागर मेला करके कहलाता है, गंगा सागर मेला, सागर मेला देखेंगे उसको हम लोग। अच्छा, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन का क्या, ये कैसे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ऊर्जा गंगा पाइपलाइन जो है गैस पाइपलाइन वो 5 स्टेट से क्रॉस करती है। जो पहला सबसे ऊपर आप स्टेट देख रहे हैं जगदीशपुर से शुरू होता है, वह बहुत पुराना जो है गैस का ये स्टेशन है। जगदीशपुर से शुरू हुआ तो यूपी आ गया, है ना। साथ ही जगदीशपुर फूलपुर दोनों कनेक्टेड है। फिर ये लखनऊ बनारस को भी कनेक्ट करते हुए फिर ये कहाँ जा रहा है, बिहार में जा रहा है। पटना गया बरौनी सबसे कनेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद क्या आ गया, दूसरा स्टेट क्या आ गया, बिहार आ गया ऊर्जा गंगा में। उसके बाद ये झारखंड चला जाएगा। झारखंड में धनबाद में सिंदरी है, वहाँ कनेक्ट करेगा, बोकारो से कनेक्ट करेगा, जमशेदपुर से कनेक्ट करेगा। इसके कारण यहाँ पे झारखंड का नाम आ गया, तीसरा स्टेट हो गया ऊर्जा गंगा में। उसके बाद कहाँ, आप देखिए साथ ही साथ एक इसके यहाँ से ना झारखंड में सिंदरी के आसपास से, झारखंड के पास से इसकी जो है 2 आर्म डिवाइड हो जा रही है ना। एक आर्म चली जा रही है रांची को कवर कर रही है, राइट, और उसके बाद जो है उड़ीसा चली जा रही है, राउरकेला, संबलपुर, अंगुल, धम्मा जो देख रहे हैं यहाँ पे, धमरा देख रहे हैं ना, यहाँ पे जाके खत्म होती है। धमरा, पारादीप, भुवनेश्वर, कटक सबको कनेक्ट कर रहा है। तो 4th स्टेट क्या हो गया यहाँ पे, उड़ीसा भी हो गया। और एक आर्म जो बिहार झारखंड के बॉर्डर से निकली थी सिंदरी होते हुए, वो जो है जमशेदपुर को कवर करके वेस्ट बंगाल में चली जाएगी, दुर्गापुर को, कोलकाता को और हल्दिया को कनेक्ट करेगी। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर बना था इसमें 5 स्टेट हो गए। इसका काम क्या है देखिए, पाइप्ड कुकिंग गैस हर हाउस होल्ड को ईस्टर्न इंडिया में देना है। क्या देना है, पाइप्ड कुकिंग गैस। साथ ही साथ व्हीकल को सीएनजी की जरूरत पड़ेगी तो वो देना इस गैस के थ्रू, और इंडस्ट्रीज को क्लीन फ्यूल की जरूरत पड़ेगी तो इंडस्ट्रीज को भी जो है गैस दिया जाएगा इस तरीके से। इसी के लिए ऊर्जा गंगा बनाई है, मोदी जी ने उद्घाटन किया था इस चीज़ का। यहाँ से चलेगा जगदीशपुर से लेके उड़ीसा के धमरा तक चला जाएगा ये, है ना। उसके बीच में सारे 5 स्टेट ये कवर कर रहा है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो आर्ट एंड कल्चर जो है कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री वगैरह नहीं करनी है अब हमें, लेकिन फिर भी कुछ फेमस पर्सनैलिटी जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, है ना। रामकृष्ण परमहंस के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, शशांक के बारे में, कुछ पाल रूलर के बारे में थोड़ा सा देखना होगा, और यहाँ के टेम्पल वगैरह के आर्किटेक्चर को समझना होगा, है ना। रविंद्र संगीत वगैरह देखेंगे, बाजार पेंटिंग क्या होता है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, पटुआ आर्ट क्या है, और यहाँ के कुछ जीआई टैग देखेंगे, राइट। छऊ डांस, जतरा, पुतुल नाच, गंगा सागर मेला, ये सारे हम लोग देखेंगे, और उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, हाफ एन आवर या मे बी 45 मिनट्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।